हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आपकी पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने लास्ट क्लास में जो चैप्टर किया था वो था हमारा फर्स्ट चैप्टर था, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग की बात की थी। आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक होने जा रहा है वो है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, यानी कि वो टर्म्स जो बिजनेस में आए दिन यूज की जाती हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए एक एक टर्म्स को अच्छे से समझते हैं, क्योंकि हमारी 11th की अकाउंटेंसी एक बेस है और इस बेस में इन टर्म्स का क्लियर होना बहुत जरूरी है। आने वाले जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें सारी टर्म्स ये यूज होती है और बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो एक एक करके सारी टर्म्स को डिस्कस करते हैं। ये बच्चों हमारा जो चैप्टर है ये है चैप्टर 2। ये हमारा चैप्टर 2 है 11th क्लास की अकाउंटेंसी का, और नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। एग्जाम में एक दो टर्म्स जरूर पूछी जाएंगी और हो सकता है कुछ एमसीक्यू तैयार किए जाए इन पर, तो इनको याद रखिए और समझते रहिए। जरूरी नहीं है कि इसका वेटेज कितना है, जरूरी ये है कि नॉलेज के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है बच्चों, अब सबसे पहला जो आपको वर्ष में दिख रहा है वर्ड वो है कैपिटल। कैपिटल बोले तो जो मालिक पैसा लगाता है बिजनेस में। ठीक है बच्चों, होता क्या है, होता क्या है, जैसे मान लीजिए हमारा बिजनेस है, ठीक है, और ये हमारा है प्रोप्राइटर। ठीक है, आम भाषा में अगर मैं बोलूं, मैं आपको एक एक टर्म्स को बच्चों कोशिश करूंगा बहुत इजी तरीके से समझाने की। ये हमारा मालिक है, इसने जो अपने बिजनेस में पैसा लगाया, पैसा लगाया, मान लीजिए इसने कुछ पैसा लगाया और वो रकम है, और वो रकम है 4 लाख रुपए। इसने बिजनेस में 4 लाख रुपए लगाए। ठीक है, अब भाई बिजनेस शुरू क्या है, कुछ तो पैसे लगाने पड़ेंगे। ठीक है, मान लीजिए कंपनी का नाम है ABC लिमिटेड। ठीक है, ठीक है, ABC प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, ABC प्राइवेट लिमिटेड है। तो इसने पैसा लगाया, इस पैसे को ही हम क्या बोलते हैं प्यारी आम भाषा में, इसी को हम कैपिटल बोलते हैं। जो हमारे ऑनर बिजनेस में लगाते हैं पैसा, प्रोप्राइटर जो पैसा लगाते हैं, उस पैसे को हम क्या बोलते हैं बच्चों, कैपिटल बोलते हैं। आइए इसकी डेफिनेशन रीड कर लें। कैपिटल इज द अमाउंट, ये एक ऐसा अमाउंट है इन्वेस्टेड इन एन एंटरप्राइजेस, मतलब जो कंपनी है, जो भी वो कंपनी है उस कंपनी में पैसा लगाया जा रहा है बाय दी प्रोप्राइटर, आम भाषा में मालिक द्वारा। ठीक है, जो मालिक क्या कर रहा है, पैसे को लगा रहा है, किस में लगा रहा है, एंटरप्राइज, अपने बिजनेस में लगा रहा है। ठीक है बच्चों, कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज नेटवर्थ, और इसका एक नाम और है बच्चों, इसे हम नेटवर्थ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, नेटवर्थ बोलते हैं। कभी कभी इसे हम ऑनर्स सिक्योरिटी नहीं, इक्विटी कह सकते हो आप, इक्विटी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, कैपिटल में भी इन द फॉर्म ऑफ मनी, आप पैसे को मनी की फॉर्म में भी ला सकते हो, एसेट फॉर्म में भी ला सकते हो। ठीक है, पर उस एसेट्स की अपनी एक मोनेटरी वैल्यू होनी चाहिए, उस एसेट्स की अपनी एक मोनेटरी वैल्यू। अब मैं इसको और आसान शब्दों में समझाता हूँ कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। देखो, जैसे क्या है, मैंने आपको क्या समझाया था अभी थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल में। अब इसने पैसा लगाया 4 लाख, पर इसने लगाया कैसे, बहुत ध्यान से समझना। जब ये पैसा लाने जा रहा था, जब ये कैपिटल ला रहा था 4 लाख रुपए की, तो मैंने इसकी कैपिटल को समझने की कोशिश करी। कैपिटल क्या था, 4 लाख रुपए का था। इसने कहा कि पूरे 4 लाख तो नहीं, एक काम करता हूं कुछ तो कैश दे देता हूं 1 लाख रुपए। ठीक है, कुछ बैंक से लाता हूं। ठीक है, 2 लाख रुपए, और मेरे पास एक लैंड पड़ी है, एक जमीन पड़ी है जिसकी कीमत 1 लाख रुपए है। अब एक्चुअली क्या है, मैंने उसमें एक टर्म लिखवाया, उसमें मैंने क्या बताया, वो जो एसेट्स होनी चाहिए उसकी एक मॉनेटरी वैल्यू होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि ये जो लैंड है 1 लाख रुपए की, इसकी मार्केट में कीमत होनी चाहिए। अगर मान लो ये लैंड डिस्प्यूटेड रही, किसी ने केस कर रखा है, तो और ये पैसा ला रहा है बिजनेस में, कैश 1 लाख का, बैंक 1 लाख, 2 लाख का। अब हम सोच रहे थे कि लैंड को बेच के पैसा ले आएंगे, पर जैसे लैंड को बेचने गए तो पता चला केस पड़ा हुआ है, तो क्या इसकी मॉनेटरी वैल्यू हुई, नहीं हुई। पर अगर कुछ ना हो, कोई डिस्प्यूट ना हो, तो क्या इस जमीन को बेचा जा सकता है मार्केट में, बिल्कुल सर बेच सकते हैं, तुरंत बिकेगी, तुरंत कैश हाथ में आ जाएगा। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसकी अपनी एक मार्केट में वैल्यू है। तो इसी चारों को जोड़ दो, इन्हीं चारों को आप क्या कर सकते हैं, आप इन्हें जोड़ सकते हैं। अब इन चारों को जोड़ दीजिए, कितना बनता है, 4 लाख बनता है ना। तो जरूरी नहीं है कि मालिक हमेशा कैश और बैंक से ही पैसे लाए, कोई प्रॉपर्टी भी ला सकता है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, कुछ भी ला सकता है। बस वो बिक के कैश में कन्वर्ट हो जानी चाहिए, और जरूरत के हिसाब से वो कैश में कन्वर्ट हो जाए, ताकि हमारे को जितने की जरूरत है वो पैसे पूरे हो जाए। चलिए बच्चों, हम चलते हैं अपने टॉपिक पे।
ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। इसे नेटवर्क भी बोलते हैं, 1 मार्क्स के एमसीक्यू में पूछ लेगा। इसे ऑनर्स इक्विटी भी कहते हैं। ठीक है, मालिक का पैसा, मालिक का पैसा, मालिक का पैसा। ठीक है, इसको आसान शब्दों में क्या कहेंगे बच्चों? इसे कहेंगे मालिक का पैसा। इसे याद रखना आप, कभी नहीं भूलोगे, कभी नहीं भूलोगे आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चलिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट टर्म, अगली जो टर्म है वो है ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब क्या होता है, इस बात को समझिए। ड्राइंग का मतलब होता है, मैं इसी से ही समझाता हूँ, कि कुछ समय के बाद, कुछ समय के बाद समय बीता, ये जो था, मान लीजिए इसका नाम था, क्या नाम था, राम। राम को पड़ी पैसों की जरूरत, इसको पड़ी पैसों की जरूरत। इसने अपने बिजनेस से कुछ अपने पर्सनल काम के लिए, अपने पर्सनल काम के लिए, पर्सनल काम, कुछ भी काम रहा होगा, ये बिजनेस से बहुत कुछ निकाल सकता है। जैसे सर ये क्या क्या निकाल सकता है? बहुत सारी चीजें ये क्या कर सकता है, ये ड्राइंग कर सकता है। ठीक है, बहुत सारी चीजें ड्राइंग कर सकता है। ड्राइंग मतलब यहाँ पर निकाल लेना होता है। ये वाली ड्राइंग नहीं है, चित्रकारी नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब इसमें वो बिजनेस से क्या क्या चीजें निकाल सकता है? देखो, ये कंपनी से कैश निकाल सकता है, या बैंक से पैसा निकाल सकता है। ठीक है, या कोई स्टॉक यूज कर सकता है अपने किसी पर्सनल काम के लिए। अपने पर्सनल काम के लिए आपने कंपनी का कैश निकाल लिया, बैंक का पैसा यूज किया अपने पर्सनल काम के लिए, आप कंपनी का स्टॉक लेके अपने घर पर चले गए। तो जब भी आप कुछ भी कंपनी की कोई एसेट या कंपनी का कैश या बैंक आप अपने पर्सनल काम के लिए लेके जाओगे, पर्सनल काम के लिए, तो उस चीज को हम कहते हैं ड्राइंग। चित्रकारी, पेंटिंग नहीं मेरे प्यारे बच्चों। जब भी हमारा प्रोपराइटर मालिक अपने बिजनेस से कैश या बैंक को अपने किसी पर्सनल काम के लिए लेके जाएगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम कहते हैं ड्राइंग। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? उसे हम ड्राइंग कहते हैं। तो अब आओ समझते हैं क्या लिखा है। इट इज देयर इज द अमाउंट। ठीक है बच्चों, इसको थोड़ा सा सही कर लेना। ठीक है, क्या लिख दो, ऐसे ऐसे लिख दो, इट इज एन अमाउंट, अमाउंट। ठीक है, इट इज एन अमाउंट। ठीक है, इसको विड्रॉन, तो ऐसे लिखना, विड्रॉन। ठीक है, और गुड, या तो कोई पैसा, या तो कोई पैसा विड्रॉ किया गया है। ठीक है, या कोई सामान अपने पर्पस के लिए निकाला गया है बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, मैं इसमें थोड़े से वो कर देता हूँ चेंजेस। ठीक है, कोई भी अमाउंट विड्रॉ किया गया है। ठीक है, क्या किया गया है बच्चों? विड्रॉ किया गया है। कोई भी पैसा विड्रॉ किया गया है, कोई सामान, कोई वस्तु, कोई चीज निकाली गई है मालिक द्वारा अपने पर्सनल काम के लिए, तो उसे ड्राइंग कहेंगे। ठीक है, इससे उसका जो पैसा बिजनेस में लगा है ना, वो कम हो जाता है। कैसे? जैसे अभी जो मैंने एग्जांपल दिया, इसने मान लीजिए कंपनी से कैश निकाला 50,000 रुपए का अपने किसी पर्सनल काम के लिए। कितना लगाया था? 4 लाख लगाया था, 50 निकाल लिया। अब बचा कितना बच्चों? अब बचा सिर्फ 3.5 लाख रुपए। तो उसकी कैपिटल जो लगाई थी बिजनेस में 4 लाख की, अब वो कितनी हो गई? 3.5 लाख रुपए। कम हुई ना? ड्राइंग करने का मतलब है इसने अपने पर्सनल काम के लिए पैसा निकाला, 50,000 निकाले, 4 लाख लगाए थे, 50 निकाल लिए, बचे कितने? 3.5 लाख। तो इसकी कैपिटल कम हुई कि नहीं हुई कम बच्चों? बिल्कुल कम हो गई सर, कैपिटल गिर गई बेचारे की। ठीक है ना? तो ये होती है ड्राइंग। तो हमें सर समझ में आ गया। अच्छा, ये तो कैश और बैंक की बात कर रहा हूं। अगर सर वो कोई गुड्स निकाल लेगा, कोई वस्तु निकाल लेगा, तो भी क्या उसकी कैपिटल कम हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। सर इसको भी समझा देते एक बार, ये समझ नहीं आई बात हमको थोड़ी सी। जैसे मान लीजिए आपका बिजनेस में जो कैपिटल लगा है, मान लो आपका बिजनेस में 4 लाख रुपए लगा है। ठीक है, आप ड्राइंग में दो चीजें निकाल सकते हो। बात को एक एक करके अच्छे से समझते जाना बच्चों। ठीक है, सबसे पहले आप कैश निकाल सकते हो, आप कोई स्टॉक वगैरह विड्रॉ कर सकते हो। मान लो आपने कंपनी से 50,000 का कैश निकाल लिया। ठीक है, आपने आपने क्या किया, 1 लाख रुपए का आपने कोई स्टॉक उठा लिया, अपने किसी पर्सनल काम में यूज कर लिया। तो कंपनी से आपने कुल मिला के अब तक, कुल मिलाकर आपने कंपनी से अब तक 1.5 लाख रुपए अपने पर्सनल काम के लिए निकाल लिए। अब आपकी जो कैपिटल बचेगी, जो रिमेनिंग कैपिटल अब आपकी बिजनेस में रह जाएगी, वो कितनी रह जाएगी बच्चों? सर रिमेनिंग कैपिटल जो है, 4 लगाई थी हमने,
जिसमें से 1.5 लाख रुपए निकाले जा चुके हैं। तो अराउंड 2.5 लाख रुपए लमसम बचेगा, 2.5 लाख रुपए बचेगा मेरे प्यारे बच्चों। अब आइए बात करते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शंस की। किसकी? बिजनेस ट्रांजैक्शंस। ये क्या होती है? वो हर लेन देन जो बिजनेस से जुड़ा हो, वो हर लेन देन जो बिजनेस से जुड़ा हुआ हो, लेन देन। ठीक है। इट मीन्स फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इवेंट दैट इनिशिएट्स द अकाउंटिंग प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग। ऐसा कोई भी लेन देन जिसे हमारा बुक कीपर, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, सबसे पहली ट्रांजैक्शन बुक कीपर लिखता है। ऐसा कोई भी लेन देन जिसे हमारा बुक कीपर अपनी बुक्स में क्या करने लग जाएगा? रिकॉर्ड। अगर हमारे बुक कीपर हमारे बुक कीपर को लगा अगर हमारे बुक कीपर को लगा कि कोई भी ऐसा लेन देन या कोई भी ऐसी घटना, ठीक है, कोई भी ऐसा लेन देन हुआ है, ठीक है, या कोई भी ऐसी घटना हुई है जो उसे रिकॉर्ड कर देनी चाहिए जर्नल में, जो उसे रिकॉर्ड करनी चाहिए क्योंकि वो बिजनेस बहुत जरूरी है, तो उस लेन देन और उस घटना को हम बिजनेस ट्रांजैक्शन कहेंगे। अगर उसे लगता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि एक घर का रेंट पे किया गया और एक ऑफिस का रेंट पे किया गया, तो घर का रेंट तो किसी काम का नहीं है। एक घर का रेंट और एक ऑफिस का रेंट। बच्चों बहुत आसान शब्दों में समझा रहा हूँ मैं चीजों को, ठीक है, तो बहुत केयरफुली सुनना। एक घर का रेंट और एक ऑफिस का रेंट। अब इसमें से सर देख के ही लग रहा है कि घर के रेंट को ही हमारा बुक कीपर इग्नोर कर देगा और इसको लिख लेगा। तो ये वाली जो ट्रांजैक्शन हुई उसे बिजनेस से कहेंगे, क्योंकि इसका लिंक किससे है? बिजनेस से है। इसका लिंक बिजनेस का नहीं है। अगर कोई रेंट मालिक ने 2 रेंट पे किए, एक घर का और एक ऑफिस का, तो ये उसका पर्सनल मैटर है घर का। पर जो उसने बिजनेस का रेंट पे किया ना, वो उसको बिजनेस ट्रांजैक्शन के तहत रिकॉर्ड कर लेगा। तो उसी ट्रांजैक्शन को, उसी लेन देन को बिजनेस ट्रांजैक्शन कहते हैं, जिसको बुक कीपर एक जर्नल में क्या कर दे? रिकॉर्ड कर दे। जो रिकॉर्ड हो जाए, इट मीन्स वो हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और घटना जो बाद में हमारे अकाउंटिंग प्रोसेस में रिकॉर्ड हो जाए, अगर हमारा बुक कीपर उस घटना को रिकॉर्ड कर देगा, अगर एक बार अगर उसने रिकॉर्ड कर दिया, तो हम उस ट्रांजैक्शन को बिजनेस ट्रांजैक्शन बोल देंगे। ऊपर वाले को नहीं बोलेंगे, नीचे वाले को बिजनेस ट्रांजैक्शन बोल देंगे, क्योंकि बिजनेस से जुड़ी हुई ट्रांजैक्शन है। चलिए नेक्स्ट हम, ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है, एग्जांपल्स दे रहे हैं मैंने बहुत सारे। जैसे हमने प्लांट मशीनरी खरीदा, क्या ये बिजनेस से जुड़ा हुआ है? घर से? अबे घर में कौन लगाता है प्लांट मशीनरी? भाई बिजनेस से जुड़ा हुआ है। उसके बाद हमने कच्चा माल खरीदा, क्या ये घर के लिए खरीदा कच्चा माल? अरे फैक्ट्री के लिए खरीदा भाई, ये भी बिजनेस ट्रांजैक्शन हुई। हमने सैलरी दी, हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया। इलेक्ट्रिसिटी बिल कहाँ का? ऑफिस का। घर का भी हो सकता है, ऑफिस का। इन सबको हम क्या बोलेंगे? बिजनेस ट्रांजैक्शन बोलेंगे। आइए समझते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन के भी 2 टाइप होते हैं। एक इंटरनल होती है और एक हो जाती है हमारी एक्सटर्नल। तो 2 टाइप की होती है, इसमें भी 2 डिवीजन हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, एक तो इंटरनल और एक हो जाती है हमारी एक्सटर्नल। ठीक है, एक इंटरनल हो जाती है इसमें और एक हो जाती है हमारी एक्सटर्नल। इंटरनल ट्रांजैक्शंस में सबसे जो बेस्ट एग्जांपल आता है बच्चों, खैर वो आता है डेप्रिसिएशन का। ठीक है, सबसे बेस्ट एग्जांपल हम आगे डिस्कस करेंगे, भी आप समझ लेना। ये लेन देन बिजनेस के अंदर ही रह जाते हैं। तो एक्सटर्नल कौन सी है? ये सब एक्सटर्नल था बच्चों। क्यों सर? एक्सटर्नल क्यों था ये? क्योंकि हमें इसमें पैसा किसी बाहरी को देना है। पैसे को किसी बाहरी को देना है। प्लांट खरीदा है, किसी बाहरी को पैसा देना है। कच्चा माल खरीदा है, किसी बाहरी को पैसा देना है। सैलरी देनी है या इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, खैर सैलरी तो अपने ऑफिस स्टाफ का ही हो गया, और इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, ये सब बाहरी लोगों को देना है। तो इसमें मैं अभी इसको हटा रहा हूँ, इसको रहने देना। ठीक है, बाकी सब क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल हो जाएगा। और कुछ खर्चे जो कंपनी के अंदर ही हो जाते हैं, वो हमारे डेप्रिसिएशन वगैरह हो गए, तो वो कंपनी के अंदर ही हो जाते हैं। ठीक है, तो हम इन्हें इंटरनल बोलते हैं। और जो बाहरी लोगों को देना पड़ जाए, जैसे आपका हो गया रेंट पे करा आपने, ठीक है, रेंट बाहरी लोगों को देना है, ठीक है, बिल पे करने हैं आपको, ठीक है, तो जो बाहरी लोगों को पेमेंट करनी पड़ जाए उसे एक्सटर्नल, जो कंपनी के अंदर ही लेन देन रह जाए उसको इंटरनल। अब ये 2 टाइप के होते हैं, एक कैश और एक क्रेडिट। ठीक है, कैश और क्रेडिट में सर क्या फर्क है, समझना। मान लीजिए हमने हमने रॉ मटेरियल परचेज किया। क्या परचेज किया बच्चों? हमने परचेज किया रॉ मटेरियल।
ठीक है, हमने 4 लाख का परचेज किया, 4 लाख का, जिसमें से कुछ कैश था 3 लाख का, और कुछ हमने उधार पे खरीदा। क्यों उधार पे नहीं खरीद सकते? क्यों नहीं खरीद सकते उधार पे सर? क्यों नहीं खरीद सकते? तो हमने 3 लाख का तो कैश खरीदा, पैसे दे दिए, और 1 लाख का जब हम जैसे हम सप्लायर के पास गए, हमने कहा भैया 4 लाख का मटेरियल चाहिए। सप्लायर ने कहा बिल्कुल लेकर आ रहा हूँ। सप्लायर हमारे पास आया, सप्लायर ने कहा कुछ पैसे दे दो। हमने कहा एक काम कर, 3 लाख पकड़, 1 लाख बाद में ले लियो। तो जो अभी 3 लाख दिए वो कैश हो गई, और 1 लाख का हमने उधार पे खरीदा। तो जितने भी लेन देन होते हैं, या तो कंपनी उन्हें कैश में करती है या फिर उसे उधार पे कर लेती है। किस पे कर लेती है बच्चों? उधार पे। सब कोई करता है, बिजनेस लाइन में ये आम बात है उधार करना। ठीक है, तो बिजनेस ट्रांजेक्शन ज्यादातर ये सारी बिजनेस ट्रांजेक्शन ही है। क्यों? क्योंकि हमारा बुक कीपर इन्हें रिकॉर्ड करने वाला है सबको। अब कुछ इसमें भी होती है इंटरनल एक्शन, कुछ जो बिजनेस के अंदर हो गई वो इंटरनल, जो बिजनेस के बाहरी लोगों के साथ हमने लेन देन किया वो एक्सटर्नल। कैश वो हो गए जिसमें हमने पैसे दिए दिए, पैसे चले गए, कैश में हमारा क्या चला जाता है? पैसा, पैसा चला जाएगा, चला जाएगा। इसमें जो पैसा है वो जाएगा, और इसमें पैसा नहीं जाएगा क्योंकि उधार खरीद रहे हो। तो समझ में आ गया प्यारे बच्चों? आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए नेक्स्ट है लाइबिलिटीज, उधारी। आम भाषा में उधारी, मैं इसको आम भाषा में सिर्फ उधारी बोलता हूँ। ठीक है, इसको आप उधारी कह सकते हो, हमारे सर पर उधारी चढ़ी हुई है। लाइबिलिटी मीन्स, बच्चों समझना, ठीक है, क्या है? लाइबिलिटी मीन्स अमाउंट ऑन या पेबल। पेबल मतलब पैसा देना है, दिया नहीं है, देना है, पैसा देना है। पैसा दे दिया होता तो पेड लिखा होता, पेबल। हमें पैसा देना है बाय द बिजनेस, यानी बिजनेस को, हमारा जो बिजनेस है, इस बिजनेस को पैसा देना है किसी बाहरी को। यानी हमको, बिजनेस कहो या हम कहें, हमें किसी बाहरी को पैसा देना है, बिजनेस को किसी बाहरी को पैसा देना है। क्यों देना है? क्योंकि आपने हो सकता है कोई सामान उधार खरीदा होगा। ठीक है, लायबिलिटी टुवर्ड ऑनर्स। देखो उधारियां भी दो टाइप की होती है। पहले मैं आपको इसके एग्जांपल से समझाता हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए ये हमारा बिजनेस है, ठीक है, ये हमारा बिजनेस है, ये ABC प्राइवेट लिमिटेड है। ठीक है प्यारे बच्चों, और ये हम हो गए, हम ये हो गए, ये हम हो गए। ठीक है, अब सुनना, बहुत बहुत ध्यान से सुनना बातों को। देखो, कंपनी के लिए जो लाइबिलिटी है, जो कंपनी के लिए लाइबिलिटी है, उधारी वर्ड है, उधारी है, वो दो तरह से क्रिएट करता है। मान लीजिए मालिक ने पैसा लगाया, कैपिटल लगाया। आपको पता है ये कैपिटल जो लगाया, जो मालिक बिजनेस में पैसा लगाता है, जो पैसा लगाता है उसे क्या बोलते हैं? कैपिटल। मालिक ने जो बिजनेस में पैसा लगाया उसे क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। अब सर ये उधारी कैसे हुई? एक बिजनेस के लिए, सर एक बिजनेस के लिए ये पैसा उधार कैसे हुआ? भाई जिस दिन ये चला जाएगा, ऐसे बहुत सारे मालिक होते हैं, ये जिस दिन चला जाएगा तो अपना पैसा नहीं मांगेगा। आज लगाया है, जिस दिन जाएगा ना तो ये पैसे को लेके जाएगा, अपनी कैपिटल लेके जाएगा। उस वक्त आपको इसका पैसे को क्या करना पड़ेगा? आपको इसके पैसे को लौटाना पड़ेगा। तब आपको इसके पैसे को लौटाना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी तक तो सब कुछ ठीक है, जब तक लगा रहा है अपना पैसा वैसा कमा रहा है, पर एक समय के बाद जब जाएगा तो आपको इस पैसे को उसको वापस देना पड़ेगा। ठीक है, अब ये तो मालिक के प्रति हुई। कई बार हम क्रेडिट परचेस कर लेते हैं, उधारी पे सामान वगैरह खरीद लेते हैं। ठीक है, क्रेडिट परचेस वगैरह कर लेते हैं, क्रेडिट परचेस हो जाती है, यानी उधार पे कच्चा माल खरीद लिया। तो ऐसे भी सिनेरियो होते हैं, क्यों नहीं हो सकते? अब फर्क क्या होता है? ये पैसा किसी कंपनी के व्यक्ति को देना है, और ये किसी बाहरी को। ये तो अपना हुआ, ये किसी अपने को देना है पैसा। और ये तो बाहरी लोग हो गए सर, ये तो बाहरी हो गए, ये लोग तो बाहरी हो गए। क्रेडिट परचेस, हमने कहीं बाहर से कच्चा माल खरीदा, ये तो मालिक का पैसा हुआ। समझना इस बात को, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कैपिटल, मालिक का कैपिटल, सर ये उधारी कैसे? अरे उसने पैसा लगाया है बच्चों, एक दिन ये निकाल भी लेगा बिजनेस से पैसे को। कैपिटल भी कंपनी के लिए एक लायबिलिटी होती है, क्योंकि ये चुकता करना पड़ेगा जिस दिन ये जाएगा। और क्रेडिट परचेस, हमने किसी बाहरी से कच्चा माल खरीदा, तो बाहरी को भी हमें पैसे देने पड़ेंगे। अब ये है, ये हुई इंटरनल लायबिलिटी। ये क्या हुई? ये हुई इंटरनल लायबिलिटी। और ये हुई एक्सटर्नल लायबिलिटी। ये हुई एक्सटर्नल लायबिलिटी। ये उधारी कंपनी के अंदर किसी व्यक्ति के प्रति है, और ये बाहर बाहरी लोगों के प्रति है, क्योंकि हमें यहाँ पर बाहरी लोगों को पैसा देना है। ठीक है बच्चों, अब आइए हम चलते हैं अपने पैरे पर, हम चलते हैं अपने पैरे पर। ठीक है, वापस से। तो लायबिलिटी
एक मालिक के प्रति भी होती है, मालिक वही जिसने पैसा लगाया, कैपिटल लगाया, उसे इंटरनल कहते हैं। आउटसाइडर्स के प्रति भी होती है, जिसे एक्सटर्नल लाइबिलिटी कहते हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ पे एल लगा देना, LIA। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ LIA BILI। ठीक है, तो कुछ अपने लोगों के प्रति भी होती है, कुछ बाहरी लोगों के प्रति भी उधारी होती है, तो इंटरनल और एक्सटर्नल कहते हैं इसको। ठीक है, अब हमारी जो एक्सटर्नल लाइबिलिटी है, बाहरी लोगों के प्रति जो है, किसके प्रति? बाहरी। बाहरी और अपने लोग समझ रहे हो ना? देखो, ये तो किसी कंपनी के अपने बंदे को पैसा देना है, बिजनेस को ही देना है पैसा, तो इंटरनल। बाहरी लोगों को जो पैसा देना होता है, ये दो तरह का हो सकता है। पहला होता है नॉन करंट लायबिलिटी, और कुछ होती है करंट लायबिलिटी। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, जिसमें हमने क्या समझा था। उस एग्जांपल में हमने क्या देखा था? हमने क्रेडिट परचेज किया था, क्रेडिट परचेज किया था, कच्चा माल खरीदा था ना। आपको क्या लगता है, जिस बंदे से हमने ये माल खरीदा होगा कच्चा, उसको कितने दिन में पैसे देने होंगे? आप उसको बोलोगे अगले साल लियो पैसे, वो माल की सप्लाई रोक देगा भाई, वो माल की सप्लाई रोक देगा। अब इसमें एक बात समझिए, जैसे मान लीजिए बिजनेस है, ठीक है, ये बिजनेस है, बहुत ध्यान समझना बात को बच्चों। ABC है ना, प्राइवेट लिमिटेड, समझना। एक व्यक्ति ऐसा है जो सप्लायर है। क्या है? सप्लायर है। किसका? कच्चे माल का। ये रॉ मटेरियल सप्लाई करता है हमारे बिजनेस में। ठीक है, ये रॉ मटेरियल सप्लाई करता है। और एक बैंक है, जिस बैंक से हमने लिया है लोन, इसने हमें दे रखा है लोन। ठीक है, और ये क्या करता है? ये रॉ मटेरियल सप्लाई करता है हमारे बिजनेस में। ठीक है, दोनों अपना टास्क प्ले करके बैठे हुए हैं। बात को बहुत ध्यान से समझना मेरे प्यारे बच्चों। इसने दिया कच्चा माल, इसने दिया हमें लोन। इसकी लोन की जो था वो 4 इयर्स के लिए था। ये कह रहा मेरे को 1 महीने के अंदर अंदर पैसा चाहिए, 1 महीने में पैसा चाहिए, तभी मैं अगला स्टॉक भेजूंगा आपके पास। ये रुकेगा थोड़ी, इसको तो ये तो सप्लाई करता रहता है, हर दूसरे तीसरे दिन महीने के एंड में पैसा मांगने आ जाता है। और बैंक तो कहेगा भाई 4 साल का लोन है, चाहे तो महीने की ईएमआई बना बना के दे दो या इकट्ठा विद इंटरेस्ट। ठीक है, आपको मेरा अमाउंट चुकता करना पड़ेगा। उस अमाउंट में मेरा प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों आपको जोड़ जाड़ के मुझे देना पड़ेगा 4 साल के बाद। अब इस बात समझिए, ऐसे लोग भी हैं जिन्हें 1 साल के अंदर पैसा देना है, ऐसे लोग भी हैं जिन्हें 1 साल के बाद पैसा देना है। अब इस बात को समझना, ठीक है, अब इस बात को समझना। अगर आपको किसी को पैसा 12 महीने के अंदर, यानी 1 साल के अंदर देना पड़े, तो उसे आप नॉन करंट कहेंगे। थोड़ा सा मिस्टेक, ठीक है ना, थोड़ा सा मिस्टेक। ठीक है, यहाँ पे ये करंट, सॉरी, अगर किसी को पैसा 12 महीने के अंदर देना पड़ जाए, तो उसे करंट लायबिलिटी कहेंगे। और 12 महीने से ज्यादा लग जाए, बैंक वाला केस बच्चों, प्यारे बच्चों, बैंक वाला केस याद रखिए, हमने उसमें कितने साल की बात करी थी? 4 साल। अगर आपको 12 महीने से ज्यादा लग जाए पैसा देने में, तो नॉन करंट लायबिलिटी। और जिसे 12 महीने के अंदर पैसा देना है, उसे करंट लायबिलिटी। तो एक बात समझ में आ गई, अगर उधारियां भी दो प्रकार की होती हैं। अगर पैसा 1 साल के बाद देना है तो नॉन करंट लायबिलिटी है, और 1 साल के अंदर देना है तो करंट लायबिलिटी है। हम फिर समझ लेते हैं, उधारी में क्या होता है, कई बार हम हमारे सर पे हम अमाउंट लेते हैं, जिसे हमें भविष्य में देना होता है। एक ऐसा अमाउंट जिसे पे किया जाता है बिजनेस द्वारा। हमारा बिजनेस एक अमाउंट पे करता है, किसको? कंपनी के अंदर भी पैसा कर सकता है और कंपनी के बाहरी लोगों को भी। उधारी हमारे बिजनेस को दो लोगों के प्रति हो सकती है, अपने और बाहरी। अपने और बाहरी, अपने हुए ऑनर हुआ, बाहरी हुए तो ये करंट और नॉन करंट हो जाएंगे। क्योंकि एक नॉन करंट में आपका बैंक आ गया था, और करंट में वो सप्लायर आ गया था आपका। बहुत सटीक तरीके से समझना। बिजनेस को पैसा देना है, कुछ कंपनी के अंदर के लोग हैं जिसे आप मालिक कह सकते हो, ये रहा ऑनर। कुछ कंपनी के बाहर के लोग हैं जिसे आप एक्सटर्नल लायबिलिटी कह सकते हो। इसमें भी दो टाइप के होते हैं, ऐसे लोग जिन्हें 1 साल के बाद पैसा देना है, ऐसे लोग जिन्हें 1 साल के अंदर पैसा देना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर? हम आगे बढ़ जाएं, चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, देखिए, अब बात करते हैं क्रेडिटर्स की। क्रेडिटर्स कौन होते हैं, डेटर कौन होते हैं? एक दुकान बनाते हैं, उसके थ्रू समझते हैं। मान लीजिए ये दुकानदार है, ठीक है बच्चों, यहाँ पे एक लाला बैठा हुआ है।
लाला का पेट बहुत बड़ा है, ये ऐसे ही होते हैं लाला वाला टाइप के। ठीक है, ये भाई लाला। ठीक है, लाला की परचून की दुकान है। परचून की दुकान है। सेटअप बहुत सॉलिड है। यहाँ बॉक्सेस रख देता हूँ। अब इसके पास आ रहे हैं दो टाइप के लोग। एक आया, एक आया, एक आया राम। ठीक है, एक आया श्याम। ठीक है, दोनों को समझना बच्चों बहुत ध्यान से। एक आया राम और एक आया श्याम। राम है एक कायदे से सप्लायर। ठीक है, और श्याम है एक कस्टमर। दोनों का मोटिव क्या है सर? दोनों का मोटिव क्या है इसमें? देखिए, एक तो आया है सामान को सप्लाई करने और एक सामान खरीदने आया है। ठीक है, एक आया है, एक आया है स्टॉक देने, क्या कह सकते हो, मटेरियल सप्लाई करने। मटेरियल सप्लाई करने आया है। आते हैं ना दुकानों पे, जब तुम जाते हो कभी कभी दुकानों पे देखते हो, इतना एक 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 वो होती है हमारी, क्या मैं मतलब बाइक टाइप की होती है छोटी सी, आ, काफी बड़ा कैरियर होता है यार उसका, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है उसका। है, माइलेज भी काफी अच्छा है उस बाइक का, और बहुत बड़ा बॉक्स लगा रहता है उसके ऊपर। कई महिंद्रा चैंपियन से आते हैं। ठीक है, और आपने देखा होगा जब तुम सामान खरीदते हो तो वो बाजू में ही खड़े होते हैं। हाँ नहीं सर, क्या चाहिए आपको, सर क्या चाहिए आपको, इतना ही कर देते हैं, उतना वो कर देते हैं सर, ये डलवा देते हैं सर, ये खत्म हो गया सर, देख लीजिए एक बार। वो सप्लायर होते हैं, वो आए हैं सप्लाई करने, वो सामान पहुंचाने आए हैं इसकी दुकान पे। वो कस्टमर आया है सामान खरीदने, सामान खरीदने। पर मान लीजिए इसने सामान दिया हार पर, इस पर लाला ने कहा भाई पैसे नहीं दे पाऊंगा अभी। ये कस्टमर भी पड़ोसी निकला, इसने इसको सामान बेचा। इसने भी क्या करा, उधार पर खरीदा। इस दुकानदार ने, दुकान वाले ने इस राम से कच्चा माल उधार पे खरीदा। इस कस्टमर ने इस दुकान वाले से कच्चा माल उधार, मतलब वो तो कच्चा माल क्या, वो अपना अपने अकॉर्डिंग घर का सामान खरीद रहा है। तो दोनों ने, ये इससे उधार खरीद रहा है, ये कस्टमर इससे उधार खरीद रहा है। अब इस दुकान वाले के लिए दोनों के नाम बताता हूँ बच्चों में, बहुत कंफ्यूजन रहती है बच्चों को। ये तो हो जाएगा क्रेडिटर। ये क्या हो जाएगा बच्चों? क्रेडिटर। ठीक है, और ये व्यक्ति जो हो जाएगा वो हो जाएगा डेटर। सर अब मतलब बताइए। ये वो व्यक्ति है जिसको हमें पैसे देने हैं। ये वो व्यक्ति है जिसको सामान बेचा है, पैसे लेने हैं। इधर पैसे देने हैं, इधर पैसे लेने हैं। इधर क्या है? इधर है पैसे लेने हैं। ठीक है, और इधर पैसे देने हैं। तो जिसको पैसे देने होते हैं उस व्यक्ति को बोलते हैं क्रेडिटर, और जिस व्यक्ति से पैसे लेने होते हैं उसको बोलते हैं डेटर। क्लियर हुआ बच्चों दिमाग में? अरे आप जाते हो ना दुकान वालों के पास उधार सामान खरीदने, तो दुकान वालों के लिए आप एक डेटर है। डेटर जिससे पैसा उसे लेना है, और जो ये सप्लाई कर रहा है ना माल उधारी पर, ये इसके लिए कहलाएगा क्रेडिटर। इसको पैसा देना है। क्लियर? चलो, तो क्रेडिटर और डेटर। क्रेडिटर वही सप्लायर जो अभी हमने पढ़ा था, वही सप्लायर था जो सप्लायर था, उधार पर सामान दे रहा था, उधार पर सामान, या मटेरियल लिख सकते हो, उधार पर मटेरियल दे रहा था। ठीक है, डेटर जिस, हाँ इसको लिख सकते हो, पैसे लेने हैं, पैसे लेने हैं। ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जिससे पैसे हमें लेने हैं। इसमें लिख दो, एक ऐसा व्यक्ति जिसको पैसे, पैसे देने हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, इसे पैसे देने हैं, इससे पैसे लेने हैं। ठीक है, क्रेडिटर आर पर्सन फ्रॉम होम बिजनेस परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट। ये एक ऐसा व्यक्ति होता है जिससे बिजनेस ने अभी अभी सामान खरीदा है उधारी पर। इस पर बच्चों, उधारी पर। जनरली अमाउंट इज पेबल। पेबल मतलब
पैसे दिए नहीं है, पैसे मतलब ऐसे समझो, ऐसे पैसे दिए नहीं है, पैसे अभी, पैसे क्या करने हैं हमें इसको, ओहो, पैसे देने हैं, पैसे देने हैं अभी उस व्यक्ति को, वो भी 12 महीने के अंदर देने हैं, क्योंकि सप्लायर रुकेगा नहीं भाई, 1 साल से ज्यादा तगाजा नहीं कर सकते, एक एक महीने के अंदर देना है, वरना वो मालिक सप्लाई रुक देगा, 12 महीने के अंदर। इसीलिए इसीलिए कभी कभी, कभी कभी इसे करंट लायबिलिटी भी कहा जाता है, कभी कभी इसे करंट लायबिलिटी भी कहा जाता है। जो सप्लायर है वो क्रेडिटर है, उसको पैसे देने हैं और 12 महीने के अंदर देने हैं, 12 महीने बहुत हो गए, 1 महीने के अंदर आपको देने पड़ेंगे उसको पैसे, इसलिए इसे करंट लायबिलिटी कहते हैं। मैंने बताया करंट लायबिलिटी जिसे 1 साल के अंदर पैसा देना हो। डेटर वो व्यक्ति जिससे पैसा लेना है, ठीक है ना। डेटर इज ए पर्सन फ्रॉम हुम मनी इज रिसीवेबल, मतलब मनी इज रिसीवेबल का मतलब यहाँ पर साफ है, रिसीवेबल का मतलब है हमें पैसे लेने हैं, रिसीव नहीं हुए, अभी मिले नहीं है, मिलेंगे। टू दी बिजनेस, बिजनेस को पैसे मिलेंगे, ठीक है, क्यों मिलेंगे, कारण क्या है, क्योंकि क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, हमने उसे सामान बेचा था उधार पे कस्टमर को, इसलिए पैसे लेने हैं। और ये पैसे हमें 12 महीने के अंदर मिलेंगे क्या, क्या हमारा कस्टमर अगले साल पैसा देगा, अरे नहीं, आज माल बेचा है ना, बोल देंगे 2 दिन में पैसा दे दियो भाई, इसलिए 12 महीने के अंदर अंदर हम पैसा ले लेंगे। कितने महीने के अंदर अंदर ले लेंगे बच्चों पैसा हम, सर हम 12 महीने के अंदर अंदर पैसा ले लेंगे, ठीक है। और इसीलिए कभी कभी सर हम 12 महीने के अंदर अंदर पैसा ले लेते हैं, इसीलिए कभी कभी इसे हम करंट लायबिलिटी भी बोलते हैं, सॉरी करंट एसेट, करंट एसेट। वहां पैसा देना है इसलिए करंट लायबिलिटी, यहाँ पैसा लेना है इसलिए करंट एसेट्स, और 12 महीने के अंदर पैसा लेना है, तो क्रेडिटर डेटर क्लियर, ये आ जाता है करंट लायबिलिटी में, ये आ जाता है डेटर में। लायबिलिटी इसलिए क्योंकि पैसे देने हैं, और ये एसेट इसलिए क्योंकि पैसे लेने हैं, पैसे हमें इससे लेने हैं भाई, पैसे लेने हैं इससे, इसलिए करंट एसेट्स है 12 महीने। तो एक बात क्लियर हो गई, करंट लायबिलिटी वो उधारियां होती है जिसे 12 महीने के अंदर चुकता किया जाता है, और करंट एसेट्स वो होती है जो एसेट या ऐसी कोई भी चीज जिसे हम 12 महीने के अंदर रिसीव कर सकते हैं, जिसे पैसा रिसीव कर सकते हैं, वो करंट एसेट्स। डेटर वेटर तो आपको पता है ये 2-4 दिन में लाके पैसा दे ही जाएगा, ठीक है बच्चों। आगे अगला है एसेट्स। एसेट्स क्या होती हैं, ये फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देते हैं, मतलब भविष्य में आपको बहुत फायदा देंगे, भविष्य में फायदा देंगे, ठीक है। और इसके जो राइट्स होते हैं वो किसके पास होते हैं, ऑब्वियसली मालिक के पास, या उसको बिजनेस कंट्रोल करता है। अरे भाई जो एसेट होती है कंपनी की, वो क्या हर किसी की होती है एसेट्स, अरे नहीं, उसका मालिकाना हक या तो कंपनी के क्या कहते हैं, कंपनी ओन करती है, या मतलब ऑर्गेनाइजेशन ही मान लो, जो बिजनेस है उसी की होती है एसेट्स, वही कंट्रोल करती है, ऑनर कंट्रोल बाई ऑर्गेनाइजेशन। जैसे सर क्या क्या, जैसे प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग्स, कैश, ये किसके कंट्रोल में रहता है, ये रहता है बिजनेस के कंट्रोल में, बिजनेस इसे कंट्रोल करता है, वो रन करता है। ये प्लांट, बिल्डिंग, मशीन, कैश सब बिजनेस का ही तो है। अब इसके टाइप्स पढ़ते हैं, तो आपको समझ में, देखो एसेट्स का ना एक बात मैं समझाता हूँ, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट का मतलब बताता हूँ। जैसे मैंने, आप इसको एक एग्जांपल से समझो, मान लो ये एक व्यक्ति है, राजू। मैंने राजू को बोला कि राजू मेरे से 15 लाख रुपए ले ले, यह काम का थोड़ी बड़ी रकम ले ले, 50 लाख ले ले। राजू ने कहा ठीक है, आप दे दो। और मैंने कहा कुछ ऐसा कर जिससे मेरे को पैसा आना स्टार्ट हो जाए, कुछ ऐसा दिमाग लगा कि पैसा आना स्टार्ट। इसने कहा बहुत सही, मैं ना एक बिल्डिंग खरीद लेता हूँ, मैं क्या खरीद लेता हूँ, एक एक बिल्डिंग खरीद लेता हूँ किसी एरिया में जाकर जहाँ सस्ता रेट चल रहा हो, और उस बिल्डिंग को खरीद के ना, जैसे मान लो पहला माला, दूसरा माला, तीसरा माला, ये हो गया पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा माला हो गया। कह रहा सर ये सारा पैसा यहाँ लगा देते हैं, ठीक है, इन्वेस्ट कर देते हैं इसमें, बिल्डिंग में खरीद लेते हैं इस बिल्डिंग को, ठीक है। सर 4 फ्लोर रहेंगे, 15 हजार, ठीक है, 10 हजार रुपये रेंट के हिसाब से भी चढ़ाएंगे अगर हम, तो 4 फ्लोर का महीने का 40 हजार किराया आएगा। क्या आएगा, किराया आएगा, किराया आएगा। अब ये एक एसेट है, ये क्या है, एक एसेट है, और उस एसेट में हमने पैसा लगाया, इस एसेट को खरीदा। क्या भविष्य में फायदे नहीं दिख रहे तुमको, ये किराया आ रहा है भाई, 40 हजार महीना का किराया आएगा, 480 सालाना आएगा, तो भविष्य में फायदे नहीं है। तो कभी भी अपने पैसे को ऐसी जगह लगाना
जो भविष्य में आपको कुछ कमाई का साधन दे सके, उसी को क्या बोलते हैं? उसी को हम एसेट बोलते हैं। एसेट उसे ही बोलते हैं जो भविष्य में हमें कुछ फायदा दे सके। तो वो बिल्डिंग मेरे लिए एक एसेट है। ठीक है। अब एसेट्स के टाइप क्या होते हैं? सबसे पहले होती है नॉन करंट, फिर करंट, और एक होती है फिक्टिटियस एसेट्स। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एसेट। ठीक है। नॉन करंट एसेट्स क्या है बच्चों? ऐसी एसेट्स विच आर नॉट मींट फॉर सेल, दीज आर हेल्ड फॉर ए पीरियड ऑफ मोर देन 12 मंथ्स। अभी जो हमने बिल्डिंग खरीदी है, अभी जो हमने बिल्डिंग खरीदी है, क्या बेचने के लिए खरीदी थी? अरे नहीं सर, हमने बेचने के लिए नहीं खरीदा था उसको। उसको खरीदा था किराया कमाने के लिए। महीने का 40,000 किराया आ रहा था हमको, 4 फ्लोर हम चढ़ा देते रेंट पे। तो ऐसी एसेट्स विच आर नॉट मीन्ट फॉर द सेल, बेचने का उद्देश्य नहीं था उसको। उसको हम, अच्छा 12 महीने के लिए तब रहेगी बिल्डिंग? अरे आजीवन काल रहेगी, जब तक वो उसका डिजाइन और जब तक ईंटें और सब कुछ बरकरार है ना, तब तक वो, जब तक वो टिकी पड़ी है, हम तो उसको तब तक उसको किराए पे चढ़ा कर रखेंगे और पैसा आता रहेगा, 50-60 साल तक पैसा आएगा आराम से। ठीक है। तो इसके फायदे हमें एक आध साल तक नहीं, पता नहीं, जब तक बिल्डिंग रहेगी तब तक किराया आता रहेगा और बढ़ता रहेगा किराया। आज 40 आ रहा है, बाद में 80,000 आएगा। तो 12 महीने के बाद तक उससे बेनिफिट मिलता रहेगा। तो ऐसे ही एसेट में पैसा लगाना जो आप सेल नहीं करना चाहते हो, और इसके फायदे आपको 12 महीने से ज्यादा, क्योंकि वो बिल्डिंग के फायदे पता है कब तक मिलेंगे? जब तक बिल्डिंग रहेगी तब तक किराया आता रहेगा, फिर टूट जाएगी दोबारा बनाकर उसको किराए पे चढ़ा देना। तो बेनिफिट रुकेंगे नहीं। इसलिए इसे नॉन करंट एसेट्स कहते हैं। वो स्पेशली बिल्डिंग को नॉन करंट एसेट्स कहेंगे। ठीक है। अब आइए आगे। थोड़ा मैं आपको, हम्म, अब मैं एक और समझाता हूँ। एक होती है करंट और एक होती है फिक्टिटियस एसेट। जैसे मैंने अभी आपको नॉन करंट बताया, ये दूसरे नंबर वाली हो गई करंट एसेट्स। ये क्या होती है? वो डेटर याद है तुम्हें? याद है वो डेटर जिसको हमने हमने उधार सामान बेचा था? हमने जिसको उधार सामान बेचा था, उस व्यक्ति का नाम याद है? ठीक है। उससे हमें पैसे लेने हैं, और 2 से 4 महीने में ले लेने हैं, 2-4 दिन में ले लेने हैं। देखो, ऐसी एसेट्स जिसे आप कभी भी कन्वर्ट कर सकते हो कैश में, और जिसे आप बेच भी सकते हो, और ये सारा काम आप 12 महीने के अंदर करोगे। ठीक है। तो उसे करंट एसेट्स कहते हैं। डेटर, स्टॉक, आपकी दुकान में रखा स्टॉक। जैसे मैं एक दुकान वाला हूँ, चाय पत्ती साबुन सब कुछ भरा पड़ा है दुकान के अंदर, उसे मैं कभी भी बेच के किस में कन्वर्ट, जैसे मेरे को भाई पैसे की बहुत जरूरत है, क्या वो सामान नहीं बिक सकता? क्यों नहीं बिकेगा सर? सुबह दुकान तो खोलो, शाम तक बिकता ही जाएगा सामान, पैसा आता जाएगा। स्टॉक। डेटर, फोन लगा, हाँ भाई पैसे दे, पैसे देने आ जाएगा। तो इन दोनों को स्पेशली, जिनसे आप कभी भी पैसा निकलवा सकते हो, कभी भी पैसा ले सकते हो, उन्हें करंट एसेट्स कहते हैं। ठीक है। अब आती है फिक्टिटियस एसेट्स। ये भी एक तरह की एसेट्स है मेरे प्यारे बच्चों। अब ये क्या है? ये होते हैं लॉसेज ही एक तरह के, जिनको हम रिटर्न ऑफ करते हैं। जिस साल ये खर्च होते हैं उस साल तो सारा नहीं करते, पर धीरे धीरे एक से ज्यादा अकाउंटिंग ईयर में इन्हें हम खत्म करते हैं, जिसमें एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस आता है। सर समझ नहीं आई बात, कुछ ऐसा बताओ ना कि समझ में आ जाए। देखो, जैसे मान लीजिए एक कंपनी है। ठीक है। एक कंपनी है, उसने अभी एडवर्टीजमेंट का एक खर्चा किया है। ठीक है। एडवर्टीजमेंट का एक खर्चा किया है। खर्चा राउंड है 10 लाख का। और जिस जो कंपनी एडवर्टीजमेंट चलाने की बात कर रही है, वो कह रही है सर हम फेसबुक पे, ठीक है, इंस्टा पे, ठीक है, यूट्यूब पे, हम इन सब पे चलाते रहेंगे, रन करते रहेंगे एड्स को, और ये काम हम 10 साल तक करते रहेंगे। 10 साल तक ये एड चलती रहेंगी। यानी इसके बेनिफिट अगर मैं देखूं, इसके बेनिफिट अगर देखे जाए बच्चों, तो 10 साल तक मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? तो हर साल बेनिफिट कितना है? 1 लाख का। ठीक है। 10 साल तक ऐड चलेगी, यानी कि हमने तो पैसे पर कंपनी को एक साथ देने होंगे। ठीक है। ये जो कंपनी है, ये एडवर्टीजमेंट के 10 लाख रुपए का तोड़ तोड़ के देगी नहीं, ये दे तो इकट्ठा देगी कंपनी को। जो भी कंपनी ने ऐड चलाने की गारंटी दी होगी, मान लो ये ऐड कंपनी है। ठीक है। जो ऐड चलाने की बात कर रही है, ये कह रही है कि हम ऐड चलाएंगे, आप टेंशन ना लीजिए, हम ऐड रन करेंगे, हम ऐड रन करेंगे। ठीक है। ये ऐड रन की बात कर रहे हैं, पर ये 10 लाख रुपए एक साथ रख लेंगे। ये कहेंगे हमें पैसा पूरा इकट्ठा चाहिए, सारा पैसा एक साथ दे दो हमें आप, सारा पैसा एक साथ दे दो आप हमें। और कंपनी ने दे दिया, बेनिफिट 10 साल तक चलने हैं। अब कंपनी क्या करेगी?
इसको आने वाले 10 सालों तक हर साल 1-1 लाख रुपए दिखाएगी, सिर्फ 1 लाख। ठीक है, सिर्फ 1 लाख रुपए दिखाएगी बच्चों, इसको 1 लाख रुपए दिखाएगी। ठीक है, और 10 साल तक दिखाती जाएगी। पर सर ये तो पे आपने 10 लाख कर दिया ना, इस साल इकट्ठा कर दिया आपने तो। कोई बात नहीं बच्चों, 10 लाख कर दिया, चले गए 10 लाख रुपए जेब से, खाली हो गया खाता 10 लाख रुपए। पर पर हमें 1 लाख ही शो करना है। हर साल 1 1 लाख शो करते चलेंगे, हर साल अपने पीनल से 1 1 लाख रुपए माइनस करेंगे, जो कमाएंगे हर साल 1 लाख रुपए माइनस करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए माइनस करेंगे। पर सर चलो समझ में आ गया, 1 1 लाख रुपए माइनस करेंगे, आपकी ये वाली बात हमारे समझ में आ गई कि ये जो खर्चा होता है रिटर्न ऑफ का मतलब होता है, इसका मतलब समझना, पीनल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो हमारे एक ऐसा अकाउंट बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, इसमें क्या होता है ना, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में समझा देता हूँ। इसमें हम अपने सारी जो इनकम है, जो आप आम भाषा में समझो, जितनी कमाई है और जो खर्चे हैं, जो हमारे एक्सपेंस हैं, वो हम अलग अलग कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं। तो इसी खर्चों में ही हम इस खर्चे को भी शामिल करते हैं। वो कहाँ गया था, वो कहाँ गया था मेरे प्यारे बच्चों, वो आगे चला गया लगता है। ठीक है, ये रहा, इस 1 लाख को भी हम इसी खर्चे में लिखेंगे, इसी खर्चे में लिखेंगे। 10 लाख नहीं लिखेंगे, तोड़ तोड़ के लिखते जाएंगे। तो जो पैसा 1 लाख यहाँ लिखेंगे ना, उसी को हम कहते हैं रिटर्न ऑफ करना। रिटर्न ऑफ का मतलब होता है उस खर्चे को लाओ, 1 लाख को यहाँ लिखो, अपनी कमाई में से उसे हम माइनस करो, तभी क्या मिलेगा, तभी मिलेगा प्रॉफिट, तभी मिलेगा आपको प्रॉफिट। अगर आपने अपनी कमाई में से उस खर्चे को हटाया तभी तो प्रॉफिट निकालोगे। तो इस साल के खर्चे में सिर्फ आपको 10 लाख लिखना है बच्चों, कि 1 लाख लिखना है? सर इस साल आपने बताया कि 1 ही लाख लिखना है, 10 लाख नहीं लिखेंगे, सिर्फ 1 लाख रुपए लिखेंगे। ठीक है, अच्छा सर ये बात तो चलो समझ में आ गई आपकी, कि ये ऐसे खर्चे होते हैं जिसे हम एक से ज्यादा सालों तक, क्योंकि 10 लाख था, एक मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड का मतलब है कि 1 1 लाख रुपए को करते करते 10 साल तक हम ऐसे लिखते जाएंगे, और उसे लिखने को हम रिटर्न ऑफ भी कहते हैं। सर ये भी समझ में आ गया हमको। वो जो हम उस एडवर्टीजमेंट के खर्चों को जब लिखेंगे अपने इस अकाउंट में, जिस खाते का आप नाम बता रहे हो, जिसमें कमाई अलग और खर्चे अलग लिखे जाते हैं, यहीं से प्रॉफिट निकाला जाता है, तो उस खर्चे में हम सिर्फ 1 लाख लिखेंगे सर, सिर्फ और 1 लाख रुपए। पर सर इसे एसेट्स क्यों बोल रहे हैं, ये बात समझ में नहीं आई। ये तो खर्चा हुआ ना। देखो एसेट्स इसलिए बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि एडवर्टीजमेंट के बाद आपकी सेल बढ़ेगी, ग्रोथ बढ़ेगी, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं है तो खर्चा, है खर्चा, पर बेनिफिट देखो ना फ्यूचर के। एडवर्टीजमेंट कराने के बाद क्या बेनिफिट नहीं मिलेंगे आपको? इसके बहुत अच्छे बेनिफिट मिलेंगे सर। इससे सेल बढ़ेगी, ग्रोथ बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रॉफिट और बढ़ेगा, तो बेनिफिट 10 साल तक मिलने वाले, ऐड चलती रहेगी। इसलिए इसको एसेट्स की कैटेगरी में डाल देते हैं, और इसे हम फिक्टिटियस एसेट्स बोलते हैं। है खर्चा जो 10 साल तक लगातार हर साल थोड़ा 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 माइनस कर दिया जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको फिक्टिटियस एसेट्स। अब हम एक बात और समझते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा अभी। हमने हमने पढ़ा कि जो हमारी एसेट्स होती हैं, हमारी जो एसेट्स होती हैं, हम उन पे पैसा लगाते हैं, हम कोई एसेट्स खरीदते हैं, वो जैसे लाइक बिल्डिंग वगैरह हमने खरीदा था अभी थोड़ी देर पहले, इनके बेनिफिट बहुत लंबे समय तक मिलते हैं। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हो गया, मतलब वही 40,000 रुपये सालाना रेंट आएगा, तो फ्यूचर में बेनिफिट मिलते रहेंगे। ठीक है, एसेट्स के नॉन करंट, करंट और फिक्टिटियस एसेट्स होते हैं। नॉन करंट एसेट्स वही आपकी बिल्डिंग हो गई, जिसकी लाइफ 12 महीने से ज्यादा है, और बेनिफिट भी 12 महीने ज्यादा तक मिलता रहेगा, और इसे हम बेचना नहीं चाहते, क्योंकि बिल्डिंग खरीदी बेचने के लिए नहीं है हमने। ठीक है, हमने बेचने के लिए नहीं खरीदी है बिल्डिंग। उसके बाद हमने करंट एसेट्स पढ़ा, ऐसी एसेट्स जिसको कभी भी बेच कर आप पैसा ले सकते हो, लाइक डेटर और स्टॉक। स्टॉक बेच दो, पैसा आ जाएगा, डेटर से पैसे मंगवा लो, तुरंत कैश आ जाएगा, तुरंत कैश आ जाएगा, और ये सारा काम 12 महीने के अंदर अंदर हो जाएगा। इसलिए करंट एसेट्स। क्यों? डेटर, आपको क्या लगता है स्टॉक 12 महीने के बाद बिकेगा? अरे नहीं, आज ही बिक जाएगा, आज ही पैसे आ जाएंगे, डेटर से 3 4 दिन में पैसे मंगवा लेंगे हम। ठीक है, इसलिए आप कभी भी इन्हें बेच के कैश कन्वर्ट कर सकते हो। किस में कन्वर्ट सकते हो? इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश। कैश मतलब पैसे में कन्वर्ट कर सकते हो आप इसको, पैसा। आप इसे रुपए में कन्वर्ट कर सकते हो, इसलिए इसे करंट कहते हैं। फिक्टिटियस एसेट्स मैंने आपको एडवर्टीजमेंट के खर्चे बता दिया, उसे हम फिक्टिटियस एसेट्स कहते हैं। 10 लाख खर्च हुआ था, हर साल 1 1 लाख माइनस करे थे। हम इस साल भी अपने खर्चों में सिर्फ 1 लाख ही लिखेंगे। इसलिए रिटर्न ऑफ होते हैं, मतलब राइट ऑफ मतलब होता है लिखना, इस खाते में लिखना, खर्चे की जगह लिखने को राइट ऑन ऑफ कहते हैं। और ये काम हम ना बहुत सारे सालों में करेंगे। कितने सालों में करेंगे? 10 साल तक, क्योंकि 1 1 लाख करते करेंगे, तभी जाके 10 सालों में 10 लाख रुपए माइनस होगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आगे, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, ये क्या होता है देखना। एक प्रॉमिस कस्टमर द्वारा कि वो एक स्पेसिफिक अमाउंट, ठीक है, बिजनेस को दे देगा फ्यूचर डेट पे, और राइजिंग फ्रॉम ए क्रेडिट सेल, क्योंकि हमने उसे उधार पे सामान बेचा था। अब एक डेटर आया, मैंने उसको डेटर को बोला, डेटर से समझना, डेटर।
कस्टमर डेटर ही होते हैं हमारे। हमारे जो कस्टमर होते हैं हम उन्हें डेटर का डिनोट करते हैं। मैंने बताया था उस दुकान वाले के एग्जाम्पल से, बच्चों भूला मत करो बात को आप, ठीक है। हमारा जो कस्टमर था उसे मैं डेटर कहता हूँ। जो हमारा कस्टमर था, डेली आए, मैं पूछे पैसे कब देगा, अरे ले लेना यार। फिर आए, मैंने पूछा पैसे कब देगा, कह रहा, ले लेना यार। मैं थक गया भाई, मैंने कहा एक डेट दे, डेट दे और लिख के दे, और बोल लिख के दे तू मुझे कब देगा पैसे। तो कह रहा ठीक है। मैं, कस्टमर बोलता है मैं वचन देता हूँ, मैं एक पेपर पे लिख के वचन देता हूँ। वचन, समझना बच्चों, वैसे से इस वचन के ही पेपर को बीआर कहते हैं, बिल्स रिसीवेबल कहते हैं। मैं वचन देता हूँ कि एक, जो इस पैसा जो मैंने आपसे सामान खरीदा था, जो पैसा देना है आपको, मैं आपको लौटा दूंगा एक डेट पर। वो डेट इसमें मेंशन हो जाती है, इस डेट पर मैं आपको पैसा दे दूंगा, आप परेशान मत हो, ठीक है। क्योंकि आपने मुझे सामान बेचा था, इसलिए मैं आपको एक डेट पर पैसा दे दूंगा। उस वचन पत्र को हम बिल रिसीवल बोलते हैं। कौन देगा, डेटर देगा। बहुत परेशान किया इसने, किसको देगा, बिजनेस को देगा कि ये लो पेपर लिख दिया इस पे, मैं इस डेट पे दूंगा पैसे आपको, पैसे पहुंच जाएंगे आपके पास। तो बिल रिसीवल हो गया। इसे क्या बोलेंगे, बिल रिसीवल बोलेंगे। कौन देगा, डेटर देगा। किसको देगा, बिजनेस को देगा, ठीक है। अब ऐसे बिल्स पेबल, जैसे ये परेशान था, जैसे हम परेशान थे कि पैसा कब देगा, पैसा कब देगा, ऐसे ही हमारा वो क्रेडिटर, याद है तुमको वो बंदा याद है तुमको जिससे हम उधार सामान खरीदते थे, सप्लायर। ये सप्लायर, सप्लायर, ये डेली हमारी दुकान पे आके खड़ा हो जाता है, कह रहा पैसे दे भाई, पैसे दे भाई। और हम कह रहे हैं अरे ले लियो, ले लियो। तुमने देखा होगा कई दुकानों में तो बहस हो जाती है सप्लायर दुकानदारों में। वो बोलते हैं अबे पैसा कब तक देगा यार, डेली डेली माल चला जा रहा है दुकान पे, बिक्री भी हो रही है, पैसा नहीं दे रहा मेरा। तो हम कहेंगे भाई रुक जा, हम भी तुझे एक प्रॉमिस करते हैं, हम एक तुझे प्रॉमिस करते हैं, एक वचन पत्र देते हैं, ठीक है ना। अब हम देंगे, अब बिजनेस इस चीज को करेगा, बिजनेस करेगा, तू चिंता मत कर, हम तुझे वो थमाएंगे, एक वचन पत्र थमाएंगे। बिल्स पेबल आर एक रिटर्न प्रॉमिस है, एक रिटर्न प्रॉमिस है कि हम पैसे देंगे, एक स्पेसिफिक अमाउंट देंगे, ठीक है, क्रेडिटर को देंगे, तुझे ही देंगे। और वो एक डेट होगी, वो डेट जो लिख देंगे ना, उस डेट पे तुझे हम पैसा दे देंगे, ठीक है ना। क्योंकि हमने तेरे से या तो कोई गुड्स या सर्विस एक स्पेसिफिक डेट पे खरीदेगी। क्यों पैसे दे रहे हैं भाई उसके सप्लायर को, क्योंकि भाई हम उससे सामान खरीदते हैं उधार पे, इसलिए हम उसे पैसे दे रहे हैं। बट वो परेशान हो गया है आज, इसलिए हम उसको एक प्रॉमिस पेपर दे रहे हैं कि भाई तू परेशान मत हो और इसको लेके दफा हो यहाँ से, ये बिल्स पेबल है, ठीक है ना। इसको लेके जा अपने घर और परेशान मत होइयो, चैन से सोइयो, जो डेट लिखी होगी उस डेट पे तेरे खाते में पैसा ट्रांसफर होगा। इस बार बिजनेस ऐसे प्रॉमिस दिया। देखो, अगर कस्टमर हमें ये ऐसा पेपर दे तो इसे कहते हैं बीआर, हम किसी को ये पेपर दे तो उसे बिल्स पेबल कहते हैं। क्योंकि बीआर और बिल्स पेबल फर्क ये हुआ कि ये वो पेपर है जिसपे हमें पैसा मिलेगा, और ये पेपर के तहत हमें पैसा देना पड़ेगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आइए बच्चों, अब मैं बात करता हूँ ट्रेड रिसीवेबल क्या है। अरे बहुत आसान, आपने डेटर पढ़ा, आपने डेटर पढ़ा, आपने बीआर पढ़ा। फर्क क्या है सर, डेटर वो जो पैसा देते हैं, सर बीआर भी यही डेटर ही देते हैं हमें। तो अब मैं आपको समझाता हूँ, मान लीजिए बिजनेस है, ठीक है, इसके पास दो कस्टमर है, इसके पास दो टाइप के कस्टमर है, ठीक है। दोनों ने पैसा ले रखा है, दोनों के दोनों डेटर है, ठीक है। ये भी डेटर है, ये भी डेटर है, ठीक है। इसने तो थमा दिया बीआर, क्योंकि इससे हम बहुत समय से पैसा मांग रहे थे कि पैसे दे, पैसे दे। इसने बीआर ही दे दिया, कह रहा है मैं एक डेट पर आपको पैसा दे दूंगा, वचन पत्र दिया। अभी इसने वो वचन पत्र नहीं दिया है हमें, अभी हम इसको टोक नहीं रहे, ये फ्री घूम रहा है। पैसे तो इसे भी देने ही हैं, आज नहीं तो कल दे देगा, भाई क्या पता वो खुद दे देगा, है ना। ये बोल रहा है, हमने इसको बोला, हमने इसको बोला भाई इसने तो एक बीआर दे दिया, एक डेट दे दी, तू भी दे दे। तो ये कह रहा है कि मैं इसकी तरह बेवकूफ और नल्ला नहीं हूँ, बहुत पैसा अपने पास, मेरे को ऐसे पेपर की जरूरत नहीं है, कल ही आ रहा हूँ तेरे पास पैसे देने, तू टेंशन मत ले, मैं तुझे कभी भी दे दूंगा पैसे, परेशान मत हो। और तू बिजनेस भी जानता है, ये बहुत अच्छा हमारा डेटर है, हमेशा सामान लेके जाता है, पैसा टाइम पर दे देता है। तो ये तो डेटर हो गया, और इसने बीआर दे दिया, तो हम इसको, हम डेटर हटा के हम बीआर ही बोल देंगे डायरेक्ट अब, ठीक है ना, बिल रिसीवल ही बोल देंगे। तो डेटर वो लोग जो हमें कभी भी पैसा दे देंगे, और बीआर वो डेटर जिन्होंने हमें एक डेट दे दी है पैसा देने की, पैसा तो दोनों तरफ से आना है, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को ट्रेड रिसीवल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, ट्रेड रिसीवल। अब ऐसे ट्रेड पेबल क्या होता है,
क्रेडिटर जिन्हें हमें पैसा देना है, बिल्स पेबल जिनको देखो, जैसे हमारे पास दो टाइप के सप्लायर आते हैं, एक कुरकुरे लेकर आता है, एक एक आटे वाली की सप्लाई करता है, इसेंशियल गुड्स की सप्लाई करने आता है, दो सप्लायर है। एक सप्लायर तो अभी कुछ बोल ही नहीं रहा है, वो कुरकुरे चिप्स वाला कुछ बोलता ही नहीं है बेचारा, वो कहता है कि पैसे दे दो पैसे दे दो, हम कह चिंता मत कर, दे देंगे पैसा। और एक जो राशन की सप्लाई करता था ना, वो सर खा गया आके हमारा, पैसे दो, तो हमने कहा ठीक है भाई, तू बिल्स पेपर पकड़ ले, ठीक है ना, एक डेट डेट लिख देता हूँ एक पत्र पे, ले लियो इस पे, इस डेट पर पैसे ले लियो। पैसे इसे भी देने हैं पर डेट दे चुकी है, पैसे इसे भी देने हैं पर डेट नहीं दी है, डेट अभी नहीं दी है, अभी कोई डेट नहीं दी है कि कब देंगे पैसे, पर दे देंगे। तो दोनों ही उधारी होती है, इसलिए दोनों को ट्रेड पेबल कहते हैं। इससे भी पैसे लेने हैं, इस पे तो डेट मिल चुकी है भाई, डेट डेट के तहत पैसा मिल जाएगा, दोनों से पैसा मिलेगा, तो ट्रेड, इससे पैसा देना है, इससे पैसा देना है, पर इसको डेट के तहत देना, तो ट्रेड पेबल। अब बात करते हैं सर डेप्रिसिएशन क्या होता है, नया वर्ड, ठीक है। डेप्रिसिएशन क्या है समझना। मान लीजिए मैंने एक मशीन खरीदी है, बहुत टॉप लेवल की मशीन है, ये मशीन है ना, मशीन चल रही है, धुआं छोड़ रही है, इसकी जो कॉस्ट है वो है 10 लाख। 10 लाख की मशीन थी भाई, 10 लाख रुपीज की मशीन थी, और जो इसकी लाइफ है वो मात्र 5 साल है, और जो इसकी वैल्यू होगी, क्रैप वैल्यू, मतलब 5 साल के बाद इसकी वैल्यू हो जाएगी जीरो। मतलब सर जीरो, कबाड़ में भी नहीं बिकेगी मशीन, नहीं, ऐसी मशीन ही है वो कबाड़ में भी नहीं बिकेगी। तो सर हर साल इसकी वैल्यू कितनी गिर रही है, कि वैल्यू कितनी गिर रही है सर हर साल, कितना, जो वैल्यू गिरती है ना मेरे प्यारे बच्चों, उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। मान लो 10 लाख की मशीन थी, हर साल 5 साल चलनी है, यानी 2 लाख रुपए सालाना इसका दाम गिरते जा रहा है, और 5 साल बाद ये जीरो हो जाएगी। तो जो मूल्य गिर रहा है, मूल्य गिर रहा है, जो मूल्य गिर रहा है हर साल, उसे ही डेप्रिसिएशन कहते हैं। 2 लाख रुपए जो हर साल गिर रहे हैं ना, उसे 2 लाख को डेप्रिसिएशन बोलेंगे। समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों। डेप्रिसिएशन एक सिस्टमैटिक डिक्लाइन होता है इन द वैल्यू ऑफ टेंजिबल एसेट्स। मैं भी बात करूंगा टेंजिबल एसेट्स की, थोड़ा मैं समझाई देता हूँ, मेरे से छूट गया वो टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स। होता क्या है मेरे प्यारे बच्चों, एसेट्स में जैसे हमने पढ़ा नॉन करंट एसेट्स, फिक्टिटियस एसेट्स, 3 टाइप पढ़े, ऐसे 2 प्रकार और लेके चलो, टेंजिबल और इंटेंजिबल। टेंजिबल जो दिख जाए, जिसे हम छू सकते हैं, जिस चीज को हम छू सकते हैं, वो टेंजिबल एसेट्स है। और जिसे छू ही नहीं सकते, देख भी नहीं सकते, महसूस किया जा सकता है, उसे इंटेंजिबल। सर ऐसी क्या चीजें होती है जिसे देख सकते हैं जिसे नहीं देख सकते, देखो, देखना, जिसे देखा जा सकता है, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है, दे हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिसकी अपना कुछ एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है, वो मौजूद है। जैसे बिल्डिंग, फर्नीचर, क्या फर्नीचर को छुआ नहीं जा सकता है, क्या बिल्डिंग को देखा छुआ नहीं जा सकता है, देखा जा सकता है सर, टेंजिबल है, दिखती है, उन्हें टेंजिबल एसेट्स कहते हैं, ठीक है। जैसे हमने नॉन करंट में एक एग्जांपल लिया था बिल्डिंग का, बिल्डिंग का एग्जांपल लिया था ना, तो बिल्डिंग टेंजिबल ही तो है, दिखती है भाई। तो सर इंटेंजिबल क्या है, और ऐसी एसेट सर जो दिखाई भी नहीं देती है, हाँ जी हाँ जी, दो जैसे विच कैन नॉट सीन, जिसे आप ना तो देख सकते हो ना तो टच कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे टच आएगा वर्ड बच्चों, TOUCHED, मतलब ऐसी जिसे देखा भी जा सकता है और टच, छुआ भी जा सकता है, बिल्डिंग को आप छू भी सकते हो, तो उसे एज टेंजिबल। ऐसी एसेट जिसे ना तो देख सकते हो ना छू सकते हो, ना कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है, उसे कहते हैं हम इंटेंजिबल। जैसे ट्रेडमार्क, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ये तो अब आप जान ही गए होगे, कॉपीराइट वगैरह इतना तो सुन ही लिया होगा आप सबने। ट्रेडमार्क, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ठीक है, इन सबको ये मुझे दिखते नहीं है, ये पेपर वर्क होता है, बट है संपत्ति। नाम तो बहुत बड़ी एसेट्स होती है भाई, और बिकता है, सिर्फ रूम नहीं बिकता, सिर्फ बिजनेस नहीं बिकता, नाम तक बिकता है, ठीक है। ट्रेडमार्क क्या होता है, किसी नाम को रजिस्टर्ड करवा लेना ताकि उसका कोई यूज ना कर सके, तो वो ट्रेडमार्क हो गया। गुडविल आपकी रेपुटेशन हो गई। पेटेंट करवा लिया आपने किसी चीज का कि वो पर्टिकुलर चीज आप बनाओगे अपनी फैक्ट्री में। कॉपीराइट ले लिया, जैसे कोई कुछ बेच रहा था, उसका कॉपीराइट मैंने ले लिया, मैं उसको बेचना शुरू करूंगा, तो इसकी भी कीमत होती है। ये दिखते नहीं है, छू नहीं सकते, बट ये भी इंटेंजिबल एसेट्स हैं। अब आओ मैं अपने उस टॉपिक पे आ जाता हूँ बच्चों, डेप्रिसिएशन। जितने भी ये टेंजिबल एसेट्स होती है, जो दिखती है और छुई जा सकती हैं, जो दिखती है और छुई जा सकती हैं, जैसे लैंड, बिल्डिंग, मैं बता रहा हूँ, लैंड,
लैंड तो हटा दो खैर डेप्रिसिएशन के लिए, क्योंकि जमीन की कीमत बढ़ती ही है, तो लैंड को कभी मत रखना डेप्रिसिएशन में। हाँ, आप प्लांट लिख सकते हो, आप मशीन लिख सकते हो, इनके दाम गिरते हैं सर। प्लांट और मशीन्स के दाम गिरते हैं। लैंड मत लिख देना मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना? क्योंकि मेजोरिटी ऑफ केसेस में देखा जाता है जमीन की कीमत कभी गिरती नहीं है, बढ़ती जाती है समय के साथ, इतनी आबादी जो हो गई है देश में। ओवर टाइम ड्यू टू वियर एंड टीयर। अब ये मशीनों की वैल्यू गिर क्यों रही है, रीजन क्या है सर, क्यों गिर रहे हैं दाम? बच्चों दाम क्यों गिरते हैं? छोटी मोटी टूट फूट, वियर एंड टीयर, ठीक है। ऑब्सोलेंस, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, भैया सर ये नहीं समझ में आया, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस समझाओ। कभी कभी तकनीक बदलती है, ठीक है, कभी कभी डिमांड बदल जाती है। सर अभी भी समझ नहीं आ रहा क्या लिख रहे हो, क्या बोल रहे हो, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। ये तो समझ में आ गया कि कभी कभी कोई चीज टूट फूट जाती है तो दाम गिर जाता है। जैसे आप आईफोन 17 लाए अभी खरीद के, आपके हाथ से स्लिप कर गया, फट देने नीचे गिरा, लग गया क्रैक। अब बेच के दिखा दो उसको 1 लाख 1.5 लाख में, नहीं बिकेगा सर, वो तो कम में बिकेगा क्योंकि स्क्रैच लग गया। तो स्क्रैच वगैरह लगने से दाम गिरते हैं। ऑब्सोलेंस का मतलब क्या है? कई बार तकनीक बदलती है, डिमांड बदलती है। एक पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आते थे, मैं आपको बेचूं, खरीदोगे? नहीं खरीदोगे ना, क्योंकि कहोगे सर कहाँ आप ब्लैक एंड व्हाइट टीवी बेच रहे हो आप, टेक्नोलॉजी बदल गई है, कलर टीवी आ गए हैं, स्मार्ट टीवी आ गए हैं सर, यूट्यूब चला रहे हो उसमें अटैच करके, इंटरनेट अटैच करके यूट्यूब चल रहा है उस पे, ठीक है। तो जमाना बदल गया सर। तो जमाना बदलने से पुरानी चीजों के दाम क्या हो गए हैं, गिर गए। सर डिमांड बदल गई है, फैशन, वैसे मालूम आपको पुराने टाइम का कोई धोती कुर्ता दे दूं, आप कहोगे अरे नहीं सर नहीं पहन रहे, बदल गया जमाना, अब तो नया ट्रेंड आ गया है, हम नए ट्रेंड के कपड़े पहनते हैं। डिमांड बदल गई है तो पुराने के दाम गिर गए हैं। और यूसेज का मतलब है किसी भी चीज को समय के साथ यूज करते रहोगे दाम गिरेगा, दाम गिर जाता है। आप एक गाड़ी खरीद के लाओ चमचमाती हुई, 1 महीना यूज करके बेच के दिखा दो उसी रेट पे जिस रेट पे खरीदा है, कभी नहीं बिकेगी, कभी नहीं। लोग कहेंगे आपने 1 महीना यूज कर लिया ना, मीटर थोड़ा चढ़ गया है, थोड़ा रेट गिरेगा सर, 50 60 हजार लाख तक गिर सकता है रेट, ठीक है। डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ एसेट्स। तो डेप्रिसिएशन का मतलब जो मूल गिर जाता है समय के साथ, उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। जैसे अभी हमने देखा उस मशीन की कीमत हर साल 2 लाख रुपए गिर रही थी, 5 साल में खत्म, जीरो हो गई एसेट्स। क्यों गिरती है दाम? छोटी मोटी टूट फूट होती रहती है, समय के साथ तकनीक डिमांड बदलता है, यूज करोगे तो वैल्यू गिरेगी गिरेगी। चलिए नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट क्या है? नोट। नोट क्या होते हैं? इसमें एक बात समझनी है हमें, जो इंटेंजिबल एसेट थी हमारे बच्चों, इंटेंजिबल एसेट सर, हाँ बताया ना मैंने भी, भूल गए इतनी जल्दी? इंटेंजिबल एसेट्स बहुत जल्दी भूलते हो आप। ये वाली एसेट्स, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, इस पे तो डेप्रिसिएशन लग गया ना सर अभी। अरे बच्चों इस पे तो लग गया डेप्रिसिएशन, प्लांट मशीन दिखते हैं इसलिए उस पर डेप्रिसिएशन लग रहा। अब सर इंटेंजिबल एसेट्स की भी वैल्यू गिरती है क्या समय के साथ? तो अब आइए इस बात को क्लियर करते हैं। सर टेंजिबल की तो गिरती थी, उसको डेप्रिसिएशन कह रहे थे, क्या सर इंटेंजिबल की भी वैल्यू गिर जाती है? हाँ भाई कभी कभी इनकी भी वैल्यू गिर जाती है, पर अगर कभी इनकी वैल्यू गिरती है किसी भी इंटेंजिबल एसेट्स की, तो उसे एमोर्टाइजेशन कहते हैं। कभी भी अगर किसी गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, अगर इनकी वैल्यू गिरी तो उसे एमोर्टाइजेशन कहते हैं। चलिए बच्चों आगे। अब रिसिप्ट क्या होता है सर? रिसिप्ट क्या होता है? अमाउंट या तो रिसीव्ड हो गया है, बोले तो पैसा मिल गया, पैसा मिल गया, ठीक है, या पैसा मिलेगा, या तो पैसा मिल गया, या तो पैसा मिलेगा, या तो पैसा आ गया या आएगा भविष्य में, अभी आया नहीं है, तो रिसिप्ट कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये होते हैं दो टाइप के, रिवेन्यू और कैपिटल। रिवेन्यू क्या होता है, आसान शब्दों में समझाऊं बच्चों? मान लो मैं कोचिंग चलाता हूँ, जो फीस आती है ना, फीस मेरे ट्यूशन से, मेरे कोचिंग से, उसे मैं रेवेन्यू रिसिप्ट कहता हूँ, क्योंकि वो डेली ऑपरेशन से डेली पढ़ा पढ़ा कर आती है, ठीक। और कैपिटल रिसिप्ट क्या है सर? मैंने कोई पुरानी कुर्सी थी या सोफा था या टेबल थी, बेच दिया, कुछ पैसे मिल गए, उसे कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं। क्या वो डेली काम है, ये वाला काम करना मेरा? नहीं सर, कभी कभी देखते हैं सब चीजें। तो दिवाली की सफाई होने वाली है, दिवाली आने वाली है, हो सकता है कोई पुरानी चीज अगर आप मिल जाए। एक टाइपराइटर था, मैंने बेच दिया था अभी कुछ समय पहले, पड़ा था बहुत समय से, खराब हो गया था, मिल गए कुछ पैसे, तो कैपिटल रिसिप्ट। तो कभी कभी ये पैसा मिलता है, कभी कभी। जो रेगुलर बेसिस पे आपके काम से पैसा आता है उसे रेवेन्यू रिसिप्ट कहते हैं, ठीक है। आप एक हलवाई हैं, जो मिठाइयाँ बना के बेच रहे हैं वो आपका रेवेन्यू रिसिप्ट है, पर आपने कोई कढ़ाई बेच दी पुरानी खराब, वो कैपिटल रिसिप्ट हो गया। तो एग्जाम्पल से क्लियर हुआ। अब इसी चीज को रीड कर लेते हैं प्यारे बच्चों, देखो। इट इज द अमाउंट रिसीव्ड इन नॉर्मल
कोर्स ऑफ बिजनेस, मान लीजिए जो पैसा आपके नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में आता है, ठीक है, चाहे गुड्स बेच के या सर्विस दे के, उसे कहते हैं रिवेन्यू रिसिप्ट। अब हलवाई तो बेच रहा है मिठाइयाँ, वो गुड्स बेच रहा है, उसको पैसा मिल रहा है। मैं सर्विस दे रहा हूँ, उसे पैसा कमा रहा हूँ। तो जो हलवाई हलवाई का मेन काम है मिठाइयाँ बेचना, जो मिठाई बेच के वो कमा रहा है वो रिवेन्यू रिसिप्ट है। जो मैं सर्विस दे के फीस कमा रहा हूँ, जो फीस कमा रहा हूँ उसे मैं रिवेन्यू रिसिप्ट कहूंगा। और ये डेली का टास्क है हमारा, डेली फीस मिलती है, डेली हलवाई को मिठाइयाँ बेच के पैसे मिलते हैं, जो डेली बेसिस पे हमारी इनकम होती है उसे रिवेन्यू रिसिप्ट कहते हैं। और कैपिटल रिसिप्ट कभी कभी होता है, कभी मैंने कोई पुरानी एसेट्स बेच दी, कोई फर्नीचर बेच दिया, हलवाई ने कोई पुरानी क्या कहते हैं कढ़ाई या कोई पलटा बेच दिया तो पैसे आ गए। तो इट इज द रिसिप्ट विच इज नॉट रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है। जैसे ऐसी नॉन करंट एसेट्स बेच दो, फर्नीचर बेच दो, प्लांट बेच दो, बिल्डिंग बेच दो कोई, कभी कभी बेची जाती हैं सब चीजें, पैसा मिल जाएगा आपको, है ना। तो उसे कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं, ये मोटा पैसा होता है, काफी बड़ा अमाउंट आता है। अब एक्सपेंडिचर क्या होता है? एक पैसा, ऐसा पैसा, देखो, या तो आपने पैसा खर्च किया या आपने नहीं किया, ऐसा भी होता है सर, क्यों नहीं हो सकता? आप कहीं गए, आपने कुछ खाया, पैसे दे दिए, देखो, दुकान पे खाने चले गए ना, तो एक्सपेंडिचर है। या तो पैसा दोगे या नहीं दोगे, भाई पैसा दोगे, अच्छी बात है, देना नहीं पड़ेगा। या तो आप खाता खुलवा लोगे वहां पर कि बाद में दूंगा पैसे। बात को बहुत समझना ध्यान से। आप एक दुकान से गए, जैसे आप बाजू वाली दुकान पे गए राशन की, आपके मोहल्ले हर कॉर्नर पे एक दुकान होती है जिसपे आपका खाता चलता है, आपने जाकर क्या बोला कि मुझे सामान चाहिए, इतने किलो आटा चाहिए, पैसे रख लो, तो एक्सपेंडिचर। या आपने आटा ले लिया, आपने कहा बाद में पैसे दे दूंगा, लायबिलिटी चढ़ गई, उधारी चढ़ गई। या तो पैसा खर्च करोगे या उधारी चढ़वा के आओगे दुकान पे, नहीं कर सकते हो सर। दो ही तरीके से सामान लाया जा सकता है, या तो हम पैसे दे दें उसको उसी वक्त खरीदते वक्त, या तो हम कहते हैं भैया तगादा कर दे बाद में दे देंगे। तो खर्चा दोनों ही कहलाएगा, इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग एसेट्स, गुड्स या सर्विस। और पता है खर्चा इंसान सिर्फ गुड्स पे नहीं करता है, सर्विस पे भी करता है। सर सर्विस पे कैसे? मान लो आप अपने किसी पड़ोसी डॉक्टर के पास गए, आपने अपने किसी घर में भाई बहन का इलाज करवाया, आपने या तो पैसे दे दिया, आप नहीं दोगे पैसे। तो लोग सर्विस खरीदते हैं, गुड्स खरीदते हैं, लोग एसेट्स खरीदते हैं, या तो पैसे दे देते हैं या पैसे नहीं देते हैं। पैसे दे दिए तो स्पेंड हुआ, नहीं तो ऐसा नहीं गया। पर खर्चा है, लोग खर्चा गुड सर्विस और एसेट्स पे ही करते हैं, तो इसे एक्सपेंडिचर कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। या तो इसमें पैसा जाता है या नहीं जाता है, नहीं गया तो उधारी चढ़ जाएगी, बाद में देना पड़ेगा। आगे, अभी खर्चे भी दो टाइप के, एक रिवेन्यू और एक कैपिटल। रिवेन्यू खर्चा क्या है? देखिए जैसे मैं कोचिंग चलाता हूँ मान लीजिए, तो मेरा रिवेन्यू खर्चा ऐसा खर्चा है जो डेली बेसिस पर होता है, हमेशा हर महीने हो रहा है, डेली बेसिस का है, फिक्स है। इट इज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बेनिफिट ऑफ विच इज कंज्यूम इन विद इन वन अकाउंटिंग पीरियड, जिसका बेनिफिट सिर्फ एक साल तक मिलेगा। जैसे मैं सैलरी पे करता हूँ स्टाफ को, तो कितने महीने काम करेगा सर? एक ही महीने तो काम करेगा, एक महीने की सैलरी दी, एक महीने काम करेगा। 2 महीने की दोगे, 2 महीने के काम करेगा। 1 साल की दोगे, 1 साल का काम करेगा, तो महीने के हिसाब से देते जा रहे हैं सर, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरा प्रीमाइसिस रेंट पे है, हर महीने रेंट पे कर रहा हूँ, तो हर महीने रेंट जा रहा है। 1 महीने का रेंट दिया तो सर एक ही महीने रह सकते हो, 2 महीने का दोगे 2 महीने ही रह सकते हो। तो ये खर्चे तो लगातार चलते रहते हैं और इनके बेनिफिट एक साल से कम ही मिलते हैं। अब मैंने एक मार्कर खरीदा लिखने के लिए व्हाइट बोर्ड पे, तो मार्कर की सर लाइफ क्या ही है? कुछ भी नहीं है मार्कर की लाइफ। तो डेली खरीदने पड़ते हैं ऐसे मार्कर, एक दो 10-15 दिन में घिस जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, इनकी डिब्बियां लेनी पड़ती हैं सर। तो रिवेन्यू है। पर कैपिटल एक्सपेंडिचर अलग चीज होती है। जैसे मैंने एक एसी खरीद के लगाया अपने कोचिंग में, तो सर एसी लगाने का मतलब ये है, एसी लगाया या फिर मैंने कोई बहुत महंगी चीज ले लिया, प्रोजेक्टर ले लिया अपने कोचिंग के लिए, डिजिटल बोर्ड लिया, क्या आपको लगता है 1 साल में खत्म हो जाएगा ये? अरे नहीं सर, क्या बात कर रहे हो? आप अगर एसी लेते हो 5 साल चलता है आराम से, है ना। तो ऐसे खर्चे, ऐसा खर्चा करना, इनकर्ड करना, ऐसी एसेट्स खरीदना जो आपकी या तो एग्जिस्टिंग एसेट्स को सुधार दे, या आपके उसके जो बेनिफिट है वो 1 साल से ज्यादा मिलेंगे। अब एक मार्कर खरीदोगे, 10-15 दिन बेनिफिट मिलेंगे, उसके बाद वो खराब है। एक एसी खरीदोगे, उसका बेनिफिट 5 साल है, 5 साल, तो उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे। एसी पे क्या खर्चा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। मार्कर इंक पे क्या क्या खर्चा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। सैलरी जो टीचर को दे रहे हो वो रेवेन्यू खर्चा है सर। जो आपने लिए डिजिटल बोर्ड ला रहे हो वो कैपिटल खर्चा है सर, मोटा रकम जाता है, बेनिफिट ज्यादा तो हमें मिलते हैं उसमें, डेली बेसिस पे वो खर्चा, जैसे रेंट देना, सैलरी देना, ठीक है मैं लिख देता हूँ। जैसे रेंट देना, रेंट देते हैं हम, सैलरी देते हैं हम, ठीक है, सैलरी देते हैं, बिल पे करते हैं हम बहुत तरह के, उसके बाद हम रॉ मटेरियल परचेज करते हैं। इसके बेनिफिट क्या ही मिलते हैं? कुछ समय के बेनिफिट होते हैं सर, फिर खत्म, ठीक है। अब आप अपने लिए एसी लोगे, या आप डिजिटल बोर्ड ले लेते हो अपनी कोचिंग के लिए, ठीक है, तो उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे। तो दो टाइप के एक्सपेंडिचर भी होते हैं, ठीक है। अब एक थर्ड वैरायटी होती है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।
मैंने थोड़ी देर पहले ना आपको एडवर्टीजमेंट का एग्जांपल दिया था कि कंपनी कभी कभी एडवर्टीजमेंट करती है जिसके बेनिफिट एक साल से ज्यादा, हर साल हम थोड़ा थोड़ा पैसा माइनस करते हैं, 1-1 लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए माइनस कर रहे थे उस वक्त। सॉरी, 1-1 लाख रुपए, 10 लाख का खर्चा था, एड चल रही थी 10 साल तक, 1-1 लाख रुपए हर साल माइनस हो रहा था। कभी ये जो एडवर्टीजमेंट का खर्चा होता है ना, ये खर्चा एक तरह का रिवेन्यू ही होता है, जिसे हम हर साल थोड़ा थोड़ा करके माइनस करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके हम माइनस करते हैं। वो फिक्टिटियस एसेट्स होती है। अभी थोड़ी देर पहले हमने एडवर्टीजमेंट का डिस्कस किया था, और उसको हमने फिक्टिटियस एसेट्स का नाम दिया था। ये जो एडवर्टीजमेंट के खर्चे होते हैं ना, हमारे एडवर्टीजमेंट के, इसे हम डेफर्ड रेवेन्यू कहते हैं, क्योंकि इसका खर्चा हम धीरे 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 करके माइनस करते हैं। एक खर्चा वो होता है जो डेली बेसिस का होता है, एक खर्चा कभी कभी होता है, कभी कभी क्या एसी, ये एसी डिजिटल बोर्ड डेली आते खरीद के, डेली खरीद रहे हो? नहीं सर, कभी कभी बेनिफिट बहुत समय तक मिलेगा इसका। तो कैपिटल एक खर्चा सर और होता है, जैसे एडवर्टीजमेंट एडवर्टीजमेंट कराते हैं लोग। अब जो एडवर्टीजमेंट का खर्चा होता है उसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं, क्योंकि हम उसके खर्च को धीरे धीरे करके माइनस करते हैं, मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। तो आपको एक्सपेंडिचर समझ में आया, उसके 3 टाइप समझ में आ गए बच्चों? ठीक है। एक्सपेंस, सर एक्सपेंडिचर के बाद अब एक्सपेंस पे आ गए आप। मैं आसान भाषा में ना, आसान भाषा में, वो जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर पढ़ा था ना आपने भी, सर कौन सा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर अभी भूल गए हम? अरे ये वाला जो डेली बेसिस पे होता है, जो डेली बेसिस पर होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसी को ना, जो डेली बेसिस पर होता है उसी को एक्सपेंस कहते हैं। सर जो डेली बेसिस पे होता है, हाँ याद रखना इस बात को, ये रिमेंबर का कॉन्सेप्ट है। जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जो डेली बेसिस होते हैं, कब होते हैं? डेली बेसिस पर, डेली होते हैं, जिसका बेनिफिट एक साल से कम मिलता है। ठीक है, इनका एक साल से कम बेनिफिट होता है, मतलब इसको कोई भी ये खर्चे होते हैं, इनके बेनिफिट एक साल से कम होते हैं, इसी को एक्सपेंस कहते हैं। अच्छा सर, वो तो 3 एक्सपेंडिचर बताया था, उसमें से पहला जो खर्चा होता है उसको एक्सपेंस बोलते हैं? यस। ठीक है, अब रिसिप्ट की बात करते हैं। मैंने आपको रिसिप्ट बताया था, जो डेली बेसिस की कमाई है। हलवाई क्या बेच रहा था? मिठाइयाँ, उसको डेली पैसे मिलते हैं। मेरे डेली बेसिस पे कोई ना कोई फीस आ जाती है, तो रिवेन्यू रिसिप्ट है। तो कैपिटल रिसिप्ट का भी आपने कुछ बताया था, हाँ। कोई फर्नीचर बेच दिया, हलवाई ने अपना पलटा बेच दिया, मिलते हैं पैसे। तो सर इससे बताना क्या चाहते हो? आपको बस इसको याद रखना है, रिवेन्यू रिसिप्ट को याद रखना है, रिवेन्यू जो डेली बेसिस की कमाई होती है। याद रह जाएगा? याद रह जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? अब आ जाओ, हमने अभी रिवेन्यू, इसको रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जो था उसको एक्सपेंस बोला, ठीक है। और जो रिवेन्यू रिसिप्ट होगा उसको हम जस्ट रिवेन्यू, देखो जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है मेरे प्यारे बच्चों, जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर था, 3 थे, रिवेन्यू था, कैपिटल था, डेफर्ड था। जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, उस रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को मैं क्या करूंगा, थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। उस रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को मैं एक्सपेंस बोलूंगा। और जो दो रिसिप्ट ना, रिवेन्यू और कैपिटल, उसमें से रिवेन्यू रिसिप्ट को मैं सिर्फ रिवेन्यू का नाम दूंगा। ओके सर, आप रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर में रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को एक्सपेंस बोलते हो, ठीक है। और रिवेन्यू रिसिप्ट को आप सिर्फ रिवेन्यू बोलते हो। यस, आइए इसको अच्छे से समझते हैं। देखियो, जो रिवेन्यू रिसिप्ट है उसे तो आप सिर्फ रिवेन्यू बोल दो, और जो आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, सर दोनों, ये डेली बेसिस की कमाई है, ये डेली की इनकम है, ठीक है। और ये डेली का खर्चा, डेली का एक्सपेंस है, ये डेली होता है। इसके बेनिफिट दोनों, ये जो कमाई है डेली बेसिस पे मिल रही है, ये खर्चे डेली बेसिस पर हो रहे हैं। इनको अगर आप या फिर महीने के हिसाब से भी देख के चलोगे, वैसे भी इन खर्चों के बेनिफिट ज्यादा लंबे नहीं होते। तो रिवेन्यू एक्सपेंड रिसिप्ट को, रिवेन्यू रिसिप्ट को ही, रिवेन्यू और कैपिटल रिसिप्ट में सिर्फ रिवेन्यू रिसिप्ट को आप कहते हो रिवेन्यू, और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में आप सिर्फ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को क्या बोलते हो? एक्सपेंस। यानी सर एक्सपेंस जब भी आएगा तो हम रिवेन्यू एक्सपेंडिचर सोचेंगे, जो खर्चा डेली बेसिस का है, महीने का है, जिसका बेनिफिट एक साल से कम मिलना है। और जब भी रिवेन्यू की बात आएगी, सिर्फ रिवेन्यू के, तो हम कैपिटल रिसिप्ट नहीं लेंगे सर, जो एसेट्स वगैरह बेच के नहीं, आप सिर्फ रिवेन्यू रिसिप्ट लोगे, और इन दोनों को माइनस करोगे, क्या मिल जाएगी आपको? आपको मिल जाएगी इनकम। क्या मिल जाएगी? इनकम। तो मेरे प्यारे बच्चों, रिवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट में रिवेन्यू रिसिप्ट को बोलते हैं रिवेन्यू, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर में रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को बोलते हैं सिर्फ एक्सपेंस। और जब इसे माइनस किया जाता है तो इनकम आती है। क्या आती है? इनकम। बात ध्यान रखना। आगे प्रॉफिट और गेन की बात करते हैं, ठीक है। जो डेली बेसिस की एक्टिविटीज हो रही हैं बिजनेस के अंदर, और जिसमें आप पैसा कमाते हो, ठीक है, क्या कमाते हो? पैसा कमाते हो, वो गेन होता है। और इनकम फ्रॉम नॉन ऑपरेटिंग इंसिडेंटल ट्रांजेक्शन जो होती है, देखो, प्रॉफिट इज द सरप्लस फ्रॉम ए बिजनेस रेगुलर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। प्रॉफिट तो आपका हो गया, प्रॉफिट जो आपका हो गया प्रॉफिट, ठीक है, जो डेली बेसिस में आप कमाते हो, आप अपने रेवेन्यू में से, जैसे ये वाला भी पढ़ा हमने, ये आप कह सकते हो, ठीक है ना।
प्रॉफिट क्या होता है? जो डेली बेसिस से कमाते हैं। अब अपने हम रेवेन्यू में से अपने एक्सपेंस घटाते हैं, वो प्रॉफिट होता है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले भी हमने डिस्कस किया था, हम अपने रेवेन्यू में से एक्सपेंस घटाते हैं, वही आपका आपका समझो वही प्रॉफिट है। वही क्या है बच्चों? आपका प्रॉफिट है। पर सर गेन क्या है? ये एक नया वर्ड है, गेन। सर इसे अलग रंग से हाईलाइट करो, थोड़ा अलग दिखेगा तो अच्छा लगेगा। ये सर गेन क्या है? गेन जो होता है ना, वो इंसिडेंटल एक्टिविटीज से होता है कभी कभी। सर कैसे? समझाते हैं। एक लैंड खरीदी 5 लाख की और सेल कर दी। खरीदी आपने, कॉस्ट प्राइस 5 लाख, और बेच दी 7 लाख की। आपको बीच में जो हुआ ये था गेन। कितने का हुआ? 2 लाख का। सर आप तो कोचिंग चला रहे हो ना, है ना? आप तो कोचिंग चला रहे हो, आपको तो प्रॉफिट होना चाहिए। आपको तो अपने रेवेन्यू में से अपने खर्चे माइनस करने चाहिए। जब भी रेवेन्यू का नाम आएगा तो सर हम रेवेन्यू रिसिप्ट लेंगे, और खर्चे का नाम आएगा तो हम सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लेंगे। सर इस बात को हमने ध्यान रख लिया है अपने माइंड के अंदर। तो सर वो तो प्रॉफिट हुआ। सर महीने के एंड में वो भी आप कैलकुलेट करते हो? श्योर करता हूँ। मैं अपने रेवेन्यू में से खर्चे माइनस कर देता हूँ, मेरे को प्रॉफिट मिल जाता है। तो सर गेन क्या है? लैंड 5 लाख की थी, साथ में बेच दी, 2 लाख रुपए का मुनाफा हो गया। इस टाइप की चीज को गेन कहते हैं। ये इंसिडेंटल एक्टिविटीज होती है, कभी कभार होती है। कभी कभार ऐसे होते हैं केसेस, डेली बेसिस की इनकम नहीं है। ये तो डेली बेसिस की है सर आपकी इनकम, और ये कभी कभार होती है। ठीक है, तो प्रॉफिट और गेन समझ में आ गया बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों? ठीक, आगे बढ़ते हैं, चलो। जैसे रिवेन्यू में से एक्सपेंस हटा के प्रॉफिट आता है ना, जिस जिस जब आपके खर्चे ज्यादा हो जाएंगे ना, और आपका रिवेन्यू कम पड़ जाएगा, तो वो लॉस का केस हो जाएगा। तो लॉस तो आसानी से समझना, खर्चे ज्यादा रेवेन्यू कम। ठीक है, आगे। स्टॉक, जो सामान नहीं बिक पाया, रिमेनिंग अनसोल्ड। ठीक है, एक पर्टिकुलर डेट पर, उसे स्टॉक कहते हैं। जो सामान नहीं बेच पाए, आपने मोमोज का रेड़ा लगाया, मोमोज की रेडी लगाई, जितना बेच सकते थे बिका। शाम को जाने वाले थे तो देखा 50 मोमोज स्टीम और 20 फ्राइड पड़े हुए हैं, बिके ही नहीं। तो ये तो आपका स्टॉक हो गया सर, ये बिका ही नहीं, अनसोल्ड रह गया। आज की डेट पे अनसोल्ड रह गया, तो सर क्या करेंगे? फेंक दे? खाक फेंक दे, कल फ्राई करके दे देंगे फिर से। सर कल मान लो नहीं, बारिश में नहीं बिक पाया, तो परसों बेच देंगे। तो भाई ये जो दुकानें होती है ना, ये जो मोमोज बना के, चाउमीन बनाकर या ये रखते हैं, ये भाई अगले दिन निकालते हैं अपना मटेरियल। ठीक है ना? अगले दिन इनका मटेरियल बहुत चलता है, उसी को फ्राई करा करके देते हैं, और लोग एकदम चाव से खाते हैं, है कि नहीं? बेटा देख लोगे ना सच्चाई इनकी बनाते हुए की, तो दिमाग घूम जाएगा। चलो, स्टॉक कितने टाइप के होते हैं? एक होता है रॉ मटेरियल। ठीक है, सर इसको हटाओ, इस कलर को हमें पसंद नहीं आ रहा, कुछ ढंग का बनाओ। एक रॉ मटेरियल, एक वर्क इन प्रोग्रेस, एक फिनिश गुड्स। सर एग्जाम्पल लगा रखे हैं, मोमोज की याद दिला दी, आज खाएंगे जाके हैं। पहले लेते हैं मैदा। एक मोमोज वाले के लिए समझना स्टॉक क्या क्या होता है। एक तो जो नहीं बिक पाया वो स्टॉक था, उसके अलावा भी स्टॉक समझो। देखो हमारा मोमोज वाला 3 टाइप की चीजें अपने स्टॉक में रखता है। एक तो वो मैदा खरीद के रखता है, सर डेली खरीदने जाता है? अरे नहीं, स्टॉक बना कर रख लेता है। भाई कौन जाएगा मार्केट में बार बार खरीदने के लिए? जाएगा आराम से 50 किलो कट्टा खरीद के ले आएगा, या 100 किलो का, 1 कुंटल का ला के रख देगा अपने गोडाउन में। ठीक है, तो मैदा फ्लोर हो गया। उसके बाद फिर वो पता है मोमोज बनाना स्टार्ट करते हैं, और जब वो मोमोज बनाते हैं ना, तो सिर्फ फिलिंग का काम करते हैं। फिलिंग करते हैं, और कभी कभी एक स्टीम लगा के छोड़ देते हैं। जहां बनाते फैक्ट्री में एक स्टीम लगा के उसे छोड़ देते हैं, तो ये आधा तैयार होता है। ठीक है, कितना होता है ये? आधा तैयार है। ये हो सकता है बिल्कुल कच्चा है अभी, आधा ही तैयार है, तो इसे बोलेंगे वर्किंग वर्किंग प्रोग्रेस। या आप इसे वर्क इन प्रोग्रेस भी बोल सकते हो। वर्क इन प्रोग्रेस, वैसे ज्यादातर यही वर्ड चलता है बच्चों, वर्क इन प्रोग्रेस। आप इसे वर्क इन प्रोग्रेस कह सकते हो, आप इसे वर्क इन प्रोग्रेस बोल देना। ठीक है ना? आधा तैयार है। अब दुकान पे गए, स्टीम चढ़ गया, कस्टमर ने मांग लिया, प्लेट में सर्व कर दिया, बीच में चटनी रख दी, तो ये तो हो गया फाइनल। ये क्या हुआ बच्चों? ये हुआ हमारा फाइनल गुड्स। ये हमारा हुआ फाइनल गुड्स, है ना सर? तो मैदा कच्चा माल, ये आधे तैयार, ये पूरे कंप्लीट तैयार। इसमें कुछ करना है? इसमें कुछ नहीं करना सर, अब तो खाना है मजे से। मेयोनीज यहाँ डलवा देना साइड में, थोड़ी सी मेयोनीज होनी चाहिए। ठीक है, डिस्काउंट। कई बार क्या होता है, गुड्स और बेचते वक्त, सामान बेचते वक्त हमें डिस्काउंट देना पड़ता है, कोई छूट देनी पड़ती है। उसी छूट को हम डिस्काउंट कहते हैं। देना पड़ता है। अरे हाँ यार, जब गलियों में आते हैं ना ये कपड़े वपड़े बेचने, तो औरतें बहुत तेजी से उतरती नीचे, कहती है भैया सॉल कितने की? तो वो कहता है कि 300 रुपए की। औरतें कहती है अरे नहीं भैया बहुत महंगा लगा रहे हो, और वो भी बहुत चैम्प है,
इन लेडीजों को लगता है ना कि इन्होंने 300 की चीज 100 रुपए में खरीद ली, और एकदम खुश होकर आ रही है घर में, ये देख रहे हो 100 रुपए की 100 लेकर आ गए, है ना। घर के मेंबर कहते हैं यार क्या बात है, क्या बात है। पर आपको रियलिटी पता है, उस सॉल की कीमत ना 60 रुपए भी नहीं है सही से। तो वो फेंकता इतनी लंबी है, उन्हें पता है फिर बाद में आएंगी, दाम कम करवाएंगी, बहस होगी अच्छी खासी 1-2 घंटे तक, फिर नतीजा वही आएगा 100 रुपए। वो पहले से चैम्प बना बैठा है दुकान वाला भी। तो वो पहले से एक प्राइस ना, जैसे देखो मान लो 300 का दाम उसने बोला, 200 रुपए गिरा दिए, तो वो छूट जो दी गई, जैसे मान लो उसने जो प्राइस बताया हमें, तो दुकान वाले ने हमें जो प्राइस बताया, मान लो उसने जो प्राइस बताया, उसने प्राइस बताया 300 रुपए का, ठीक है। और उसने सेल कितने में किया आखिरकार जाकर, 100 रुपए में किया। तो बीच का ये जो 200 रुपए का गैप गया ना, आप इसी को क्या बोल सकते हो, आप इसको डिस्काउंट बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, डिस्काउंट। अब ये भी दो टाइप के होते हैं, एक ट्रेड और एक कैश। अब ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में क्या फर्क है, जैसे मैं आजादपुर मंडी गया, हमारे नियर बाई दिल्ली की एक मार्केट है, मैं वहां पे गया, मैंने एप्पल्स का एक सौदा खरीदा, या हो सकता है भंडारे के लिए मैंने प्याज सॉरी आलू खरीदे। मैं गया, मैंने बोला सर आलू खरीदने हैं। उसने बोला कि कितने, मैंने कहा सर 100 किलो आलू खरीदने हैं। तो कहेगा चलो कोई नहीं, ज्यादा क्वांटिटी खरीद रहे हो छूट दे देंगे। ज्यादा क्वांटिटी खरीद रहे हो उसे छूट दे देंगे। रिडक्शन इन प्राइस बाई सेलर, जो बेचने वाला है वो कभी कभी छूट दे देता है परचेसर को। मैं खरीदने गया था तो मुझे छूट मिलेगी। वो जो दुकानदार है मंडी में जो बैठा है, वो जो मुझे बेच रहा है वो सेलर है, मैं परचेसर हूँ, वो देगा मुझे छूट, वो मुझे डिस्काउंट देगा, ठीक है ना। सामने वाला मुझे डिस्काउंट देगा व्हेन ही बाय इन बल्क क्वांटिटीज, क्योंकि मैं बल्क में खरीद रहा हूँ। और जैसे मैंने बोला 90 किलो का, नहीं 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 नहीं, 100 किलो से कम में डिस्काउंट नहीं है, ट्रेड डिस्काउंट है ही नहीं, बल्क में ही डिस्काउंट है भाई। हाँ, ठीक है बल्क में दे दो। तो ट्रेड डिस्काउंट मिल गया, छूट मिल गई, ठीक है। अब इसको मैं एक एग्जांपल समझा देता हूँ आपको, इसे मैं मिटा रहा हूँ अभी, ठीक है। जैसे मैं गया, मैंने कहा कि 100 किलो खरीदूंगा आलू, ठीक है, 100 किलो आलू खरीदूंगा, क्या रेट लगेगा। उसने कहा 40 रुपए किलो है, 30 का ऑफर किया। वैसे वो प्राइस जो दे रहा था, वो दे रहा था पर केजी के हिसाब से, ठीक है, पर केजी के हिसाब से 40, कितना, 40 रुपये पर केजी। और उसने मेरे लिए 30 लगा दिया, 30 लगा दिया। जो पहली ये 10 रुपए की छूट मिली ना मेरे को भी, ये था ट्रेड डिस्काउंट। कितना था, ये जो पहला डिस्काउंट था वो था ट्रेड, कितना था, 10 रुपए का। फिर बाद में मैंने आलू खरीद लिए, ठीक है। फिर मैंने कहा भाई मेरा तो रेस्टोरेंट चलता है, मैं तो आए दिन खरीदता रहता हूँ आपसे, मैं पैसे बाद में दे दूंगा। उसने कहा अरे बाबूजी ये कैसे कर रहे हो, धंधे का टाइम है, 100 किलो आलू खरीद के ले आ रहे हो, तुरंत पैसा दे दो यार, क्यों पैसे रोक रहे हो। तो मैंने कहा यार पैसे तो नहीं है भाई अभी। दुकान वाले ने कहा चलो ठीक है, अगर तुमने मेरे को ना अभी पैसा दिया, अभी पैसा दिया, मजाक नहीं कर रहा हूँ, 25 रुपए रेट लगा दूंगा अभी का अभी, 5 रुपए और छोड़ दूंगा। और बोलो 5 रुपए और छोड़ दूंगा, 5 रुपए और छोड़ दूंगा, पहले 10 छोड़े थे, 5 और छोड़ दूंगा, अभी छोड़ दूंगा 5 रुपए। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा अभी पेमेंट कर दी, तो उसने कहा हाँ अभी पेमेंट कर दिया, अभी छोड़ दूंगा 5 रुपए, ठीक है ना। तो ये जो होगा ये होगा कैश डिस्काउंट। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कैश डिस्काउंट। ये डिस्काउंट मिलता है या तो आपने टाइमली या अर्ली पेमेंट कर दी, पहले पेमेंट कर दो या टाइमली कर दो, ये डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। आई होप आपको दोनों डिस्काउंट समझाओगे, बल्क में मिलता है, ये कभी कभी मिलता है, मतलब ये मिलता है कैश डिस्काउंट, और दोनों ही डिस्काउंट के पार्ट है, छूट जो होती है प्राइस में। अगला क्या है, रिबेट। रिबेट क्या होता है, ये भी एक छूट होती है। जब कोई सड़ा गला माल बेच देता है ना दुकानदार हमको, सड़ा गला, डैमेज या डिफेक्ट वाला गुड्स बेच देता है, वो खुद ही दाम कम कर देता है। जैसे होता है ना, कभी कभी तुमने देखा होगा, जैसे सेब वगैरह की रेडी में एक साइड में छठे गले सेब पड़े होते हैं, सड़े गले, तो वो उनका खुद ही दाम कम कर देता है कि ले जाओ यार खा लो, वैसे तो 100-150 रुपए किलो बेच रहा हूँ, दे दिए 50 रुपए में सारे के सारे, तो वो रिबेट है। सर 150 रुपए की चीज 50 में बेच रहा है, 100 रुपए का छूट किस बात का, रिबेट है भाई रिबेट, क्योंकि वो दाग लगे सेब है, खराब है, इसीलिए 100 रुपए की छूट दे रहा है आपको, उसे रिबेट कहते हैं। तो रिबेट क्लियर हुआ, जब कोई माल घटिया क्वालिटी का होता है, सड़ा गला होता है, तो जो उस पर छूट मिलती है ना उसे रिबेट कहते हैं हम अपनी आम भाषा में, रिबेट, ठीक है बच्चों। बैड डेट, हमने एक सामान बेचा किसी को, कस्टमर था, ऐसे तो वो कहलाता है डेटर, ठीक है, वो था हमारा डेटर, ठीक है, ये राम था हमारा एक डेटर, ठीक है। अब हुआ ये कि ये सामान लेकर गया, इसे लेने थे पैसे, अब ये फोन नहीं उठा रहा हमारा, और एक दिन लग गया, मैंने कहा पैसे दे भाई, कह रहा कौन से पैसे, काहे बात के पैसे, मैं तो
मैं तो गायब हो गया यहाँ से, मैं तो हुई नहीं है इंडिया में, बाहर चला गया मैं तो। मैंने कहा हे भगवान, पैसे बिना दे के चला गया। बड़ा बेईमान आदमी था। तो जो बेईमान डेटर होते हैं, आम भाषा में जो बेईमान डेटर होते हैं, जो बुरे टाइप के लोग होते हैं, ये पैसा खा के चले जाते हैं, इन जैसे लोगों की वजह से दुकान वाले टैग लगाते हैं, आज नगद कल उधार। ऐसे लोगों की वजह से। बैड डेब्ट एक अमाउंट है जो बिजनेस को लेना था समझो, जो कलेक्ट नहीं हो पाया, अनकलेक्टेबल, फ्रॉम एक कस्टमर जो पे नहीं कर रहा है, अब पैसे नहीं दे रहा, चला गया, बैड डेब्ट कहलाएगा। पैसा डूब गया। 5,000 रुपए लेने थे इस बंदे से, हमें 5,000 रुपए लेने थे, क्या मिलेंगे वो पांच? नहीं सर, डूब गए पैसे। तो इस 5,000 रुपए को बैड डेब्ट बोलेंगे, डूब गया पैसा, गया। परचेस क्या होती है? वही जो आप सामान खरीदते हो, जो आप रॉ मटेरियल खरीदते हो, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए खरीदते हो, ठीक है? क्या आप, भैया आप क्या क्या खरीदते हैं? तो गुड्स खरीदते हैं, सर्विस खरीदते हैं, गुड्स खरीद के बेच देते हैं। देखो, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। जब हम परचेस करते हैं ना कोई चीज, तो कई बार कच्चा माल खरीदते हैं, कई बार बना बनाया खरीदते हैं सिर्फ बेचने के लिए। ऐसा भी होता है। तो कई मोमोस वाले ऐसे हैं जो बना के बेचते हैं, कच्चा माल खरीदेंगे, जैसे अपने अपन ने ये वाला एग्जांपल देखा था। इधर क्या हो एग्जांपल, ये पूरा प्रोसेस बनाया बनाया तब बेचा, सारा मटेरियल खरीदा हमने तब बना के बेचा। तो हम क्या करते हैं, हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं। कभी कभी तो आप बना बनाया भी खरीद सकते हो, बहुत सारी फैक्ट्रियां ऐसे जहाँ चल रहे हैं, बन रहे हैं, आप वहां जाओ, खरीद के ले आओ, रेडीमेड लाके स्टीम करो, बेचो। तो ऐसा भी हो सकता है, खरीदो और बेचो। ये दोनों चीजें कैश और क्रेडिट में खरीदी जा सकती हैं। तो देखो उधार, देखो कहीं से भी आप कच्चा माल खरीदते हो, अगर आप एक बिजनेसमैन हो ना, तो कैश और क्रेडिट दोनों चलता है। जिस भी दुकान से बंधा होगा मटेरियल, वहां से मटेरियल कैश में भी आ रहा होगा और उधारी पे भी आ रहा होगा। क्यों नहीं आ सकता? आता है भाई, जाओ पूछो दुकान वालों से। तो कैश और क्रेडिट दोनों में आता है, ठीक है? परचेस रिटर्न, खरीदा हुआ सामान हमने वापस कर दिया। हम दुकानदार थे, हमने सामान खरीदा, हमने वापस कर दिया, ठीक है? रिटर्न कर दिया सेलर को, जिससे खरीदा था, जिसने हमें बेचा था, उसी को वापस चिपका दिया हमने, ठीक है? किसी भी वजह से वापस कर दिया, और नहीं मन कर रहा भाई पे, खराब सामान दे दिया, वापस कर दिया। उसे परचेस रिटर्न कहेंगे। और इसे आम भाषा में कभी कभी रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं। परचेस रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड। क्या किया हमने? सामान खरीदा फिर वापस कर दिया। क्यों किया? नहीं पसंद आया, वापस कर दिया, तो रिटर्न आउटवर्ड। कई बार हम सामान बेचते हैं, हम गुड्स बेचते हैं, ठीक है ना? हम कैश में बेचते हैं, उधार पे बेचते हैं। दुकान वाले कैश में भी बेचते हैं, सामान उधार पे बेचते हैं। कई बार जो कस्टमर होते हैं वो सामान लौटा के चले जाते हैं, उसे सेल्स रिटर्न कहते हैं। जब बेका हुआ सामान वापिस आ जाए, जो परचेसर था, जो खरीदने आया था, उसने सामान हमारा, गुड सोल्ड व्हेन रिटर्न बाय परचेसर, वो जो कस्टमर था जिसने खरीदा था वो वापस देके चला गया, उसे हम सेल्स रिटर्न कहेंगे। परचेस रिटर्न से रिटर्न फर्क है। मैं दुकानदार हूँ, मैंने सप्लायर से सामान खरीदा, सप्लायर को वापस कर दिया, तो परचेस रिटर्न। मैं दुकानदार हूँ, मेरे से कोई कस्टमर खरीद के ले गया, कस्टमर मुझे वापस देके चला गया वो सामान, तो सेल्स रिटर्न कहलाएगा। इसे हम रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? रिटर्न इनवर्ड। ये नाम याद रखना। परचेस मतलब आउटवर्ड। देखो आउटवर्ड का मतलब क्या है, आउटवर्ड का मतलब समझना, परचेस किया और वापस कर दिया खरीद के सामान, आउट मतलब बाहर कर दिया, आउट कर दिया, खरीदा था वापस भेज दिया, आउट कर दिया, रिटर्न आउटवर्ड। इनवर्ड, बेचा था वापस आ गया बिका हुआ सामान, सेल्स रिटर्न। तो हमने कच्चा माल खरीदा, हमने वापस किया, हमारा बिका हुआ सामान हमें ही वापस आ गया, तो सेल्स रिटर्न। सेल की थी, रिटर्न आ गई, इनवर्ड आ गई, तो सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड, ठीक है? वाउचर क्या होते हैं? ये एक तरह के एविडेंस होते हैं जो ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करते हैं। देखो, जब हम फीस बच्चा देता है ना हमें, हम एक रिसिप्ट फाड़ते हैं, नाम वाम बच्चे का, अमाउंट वगैरह लिख के उसको दे देते हैं। क्यों लिखते हैं पता है? क्यों? एक एविडेंस उसके पास और एक हमारे पास। हमारे इसलिए हमने पैसे दे दिए, उसके पास क्योंकि उसने मुझे पैसे दे दिए, दोनों के पास एक एविडेंस हो गया। इसे वाउचर कहते हैं। इसी एविडेंस को हमारे बिजनेस में वाउचर कहा जाता है। हम इसे क्या बोलते हैं? वाउचर कहते हैं, ठीक है? नेक्स्ट, वाउचर के टाइप्स, एक होता है सोर्स और एक अकाउंटिंग होता है। मैं आपको आम भाषा समझा देता हूँ, इस पे पूरा चैप्टर कंप्लीट चैप्टर बेस्ड है। देखो सोर्स वाउचर क्या है, जैसे मैंने रिसिप्ट दिया, बच्चे को रिसिप्ट फाड़ के दिया, जो रिसिप्ट मैंने बच्चे को दिया था वो तो सोर्स वाउचर था। एक मेरे पास वैसे ओरिजिनल जो था वो बच्चा ले गया, डुप्लीकेट मेरे पास रह गई। जो कार्बन के नीचे का पेज होता है ना वो मेरे पास आ जाता है, ओरिजिनल बच्चा रख लेता है, तो सोर्स वाउचर था। अकाउंटिंग क्या होता है? जो मेरा अकाउंटेंट है, जब वो इस लेन देन के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहा होगा, तो वो कहेगा कि सर इसके साथ कोई एविडेंस मिल जाएगा क्या? आपके पास जो डुप्लीकेट वाउचर है वो आप मुझे दे दोगे? मैंने कहा क्यों दे दूं, मेरे पास भी तो रिकॉर्ड होना चाहिए। तो कह रहा सर उस कस्टमर से दिलवा दो जो बच्चे ने फीस दी है। मैंने कहा वो भी नहीं देगा तुमको। तो कहेगा फिर क्या करूं? मैंने कहा डुप्लीकेट बना ले, एक डुप्लीकेट वाउचर बना ले, बिल्कुल हमारा देखा देखी। तो उसे कहते हैं हम अकाउंटिंग वाउचर। वो उसमें अटैच कर देगा कि हाँ इस फलाना तारीख को इस बच्चे ने सर को फीस पे करी थी, उसकी वो एंट्री पास कर देगा, ठीक है ना?
तो और साथ में उसको जो डुप्लीकेट वाउचर होगा उसको लगा देगा, उसी को अकाउंटिंग वाउचर कहेंगे। तो अच्छा, ओरिजिनल वाला जो सर था आपके पास, जो डुप्लीकेट रहेगा जो बच्चे को दिया, ये दोनों के दोनों क्या थे? सोर्स थे, लेन देन का सबूत, लेन देन का, लेन देन का सबूत था, लेन देन का सबूत था वो। और जो अकाउंटेंट ने डुप्लीकेट बना के लिखा, उसी का ही, दोनों में से किसी के से भी तो अकाउंटिंग था। अच्छा, सॉल्वेंट कौन है? जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति वो इस पोजीशन में है कि वो अपनी उधारी चुकता कर सकता है, वो अपनी उधारी दे सकता है, पे कर सकता है, तो वो सॉल्वेंट कहलाएगा। वो काबिल है अपनी उधारी निपटाने के लिए, तो वो, उसे सरकार, उसे कोर्ट सॉल्वेंट कह देगा। अब आप कोर्ट में गए, आपने कोर्ट में बोला कि मैंने इससे मैंने इस फाइनेंस वालों से उधार लिया था, मैं नहीं दे सकता उधार, मेरे पास पैसे नहीं है। तो कोर्ट एक बार वेरिफिकेशन कराएगा कि आपके पास एसेट्स कितनी है, आपकी कमाई कितनी है। अगर उसको लगा कि आपकी इनकम अच्छी है, तो आपको सॉल्वेंट बोल देगा वो, कि भाई तुम्हारी पोजीशन अच्छी है, तुम उधारी क्यों नहीं दे देते हो, अच्छा कमाते हो यार। पर अगर उसको लगा, कोर्ट को, कि तुम उस पोजीशन में नहीं हो कि अपने उधार निपटा पाओ, अपने उधार दे पाओ, आप नहीं हो, आपकी सही में कमाई बंद हो गई, एसेट्स नहीं है, तो आपको कोर्ट इंसॉल्वेंट घोषित कर देगा और वो फाइनेंस कंपनी आपसे पैसे नहीं ले सकती। इस केस में अगर टैग लग गया ना कोर्ट द्वारा कि सॉल्वेंट हो, तो फाइनेंस कंपनियां तो भाई सब पैसा लेके छोड़ेंगी आपसे। और इंसॉल्वेंट का टैग लगा दिया कोर्ट ने, तो फिर आपसे कोई माई का लाल पैसा नहीं ले सकता। आगे, एंट्री, जो भी लेन देन होते हैं, जो भी लेन देन होते हैं, जो भी लेन देन होते हैं, हमारा जो बुक कीपर होता है, याद है ना वो बुक कीपर, जूनियर हमारा जो बुक कीपर होता है, वो क्या करता है, जितने भी लेन देन होते हैं, जो भी ट्रांजेक्शन और इवेंट होती है, वो रिकॉर्ड कर देता है, जिसको एंट्री कहते हैं। एक बुक होती है जर्नल की, जो भी लेन देन होते हैं, हमारा बुक कीपर उस लेन देन को इस बुक में क्या करता है, रिकॉर्ड। जब वो रिकॉर्ड कर रहा होता है, इसी रिकॉर्ड करने को एंट्री बोलते हैं। अच्छा अच्छा सर, मतलब जब हमारा जो बुक कीपर लेन देन को लिखता है इस जर्नल में, इस जर्नल में लिखता है, तो उस रिकॉर्ड करने के काम को एंट्री बोलते हैं, कि हम एंट्री कर रहे हैं, हमारा बुक कीपर एंट्री कर रहा है, वो लिख रहा है, ठीक है। प्रोपराइटर, मालिक, मालिक आम भाषा में मालिक, ठीक है। कौन? मालिक भाई हमारा, जिसका बिजनेस है, द पर्सन हु इन्वेस्ट, जिसने पैसा लगाया है बिजनेस के अंदर, और वो रिस्क बियर कर रहा है, ठीक है। और जो पैसा उसने लगाया है, उस पैसे को कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। जिस बंदे ने बिजनेस में पैसा लगाया, रिस्क बियर किया, वो तो मालिक हुआ, और उसके पैसे को हम कैपिटल बोलते हैं, ये हमने पढ़ लिया है, ठीक है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, जिसमें ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की जाती हैं, वो जर्नल भी हो सकती है, वो लेजर भी हो सकती है, ठीक है। जो भी ट्रांजेक्शन पहले तो जर्नल में होती है, जैसे मैंने ये बताया अभी आपको, जितने भी लेन देन होते हैं पहले उसमें रिकॉर्ड किए जाते हैं, जिसे एंट्री कहते हैं, ठीक है। फिर इस जर्नल से हम क्या, देखो इसमें तो सारे लेन देन लिख दिए जाएंगे, सारे के सारे लेन देन लिख देंगे। फिर हम बनाएंगे एक अलग अलग बुक्स, रेंट की अलग, सैलरी अलग, परचेस अलग, सबकी अलग अलग। जैसे आपके 6 विषय होते हैं, कई बार स्कूल में हम जाते हैं ना, तो अगर हम क्या करते हैं, एक ही कॉपी में सारा काम कर लेते हैं। ये कर दिया साइंस का, ये हिंदी का, ये इंग्लिश का, ये मैथ्स का, या अकाउंट्स का, इको का, बीएसटी का, सबका सारा, मैथ्स का सारा काम कर दिया। घर आए, अकाउंट्स के काम में अकाउंट्स की कॉपी में, मैथ्स को मैथ्स की कॉपी में, और इंग्लिश को इंग्लिश की कॉपी में कर देते हैं। तो सारे काम को डिवाइड कर दिया, अपने काम को अलग अलग कॉपी में हमने लिख दिया। तो जब आप अलग अलग कॉपियां बनाते हो तो उसको लेजर बोलते हैं। अलग अलग जो कॉपियां बनती है ना, वो लेजर कहलाता है बच्चों। पहले जर्नल करते हैं, फिर जितने भी लेन देन होते हैं उन लेन देनों के अलग अलग बुक्स बनाते हैं, और यहाँ से सारे जो लेन देन, ये आपकी रफ कॉपी, ये रफ है जो स्कूल में आप मेंटेन कर रहे हो। फिर आप घर पे आओगे, इस बुक को लेकर आओगे, रफ वाली को, फिर आप अलग अलग बुक्स बनाओगे, और यहाँ के सारे जो होंगे उनको अलग अलग बुक्स में ट्रांसफर करोगे। जैसे आपने स्कूल में सारा काम लिखा, फिर अलग अलग कॉपियां बनाई, और उसमें कॉपियों में अपना सारा सारा काम यहाँ से उठाकर वहां पे अलग अलग ट्रांसफर कर दिया। मैथ्स वाला काम मैथ्स में, इंग्लिश वाला इंग्लिश में, हिंदी वाला हिंदी में कर दिया, ठीक है। तो वो लेजर कहलाएगा, ठीक है। तो ये जो जर्नल और लेजर होते हैं ना, इन्हीं को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स बोलते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखते हैं लास्ट के एक आध दो रह गए। देखिए हमारा एक होते हैं फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट क्या होते हैं? ट्रेडिंग, पीनल और बैलेंस शीट, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। इन तीनों को हम फाइनल अकाउंट बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। डेबिट क्या होता है? किसी भी अकाउंट का जो लेफ्ट साइड होता है, जैसे मान लीजिए कोई अकाउंट है ये, ठीक है, ठीक है, हमारा जो ये अकाउंट है, ठीक है, ये अकाउंट है, तो जो इसका लेफ्ट साइड है, जो इसका ये लेफ्ट साइड है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? डेबिट। और जो ये राइट साइड है, ठीक है, जो ये राइट साइड है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? हम उसे क्रेडिट बोलते हैं। अकाउंट के इस हिस्से को डेबिट, इस हिस्से को क्रेडिट। ये एक अकाउंट का बस रफली फॉर्मेट है प्यारे बच्चों, ठीक है।
तो लेफ्ट वाला हिस्सा डेबिट और इस अकाउंट का राइट वाला हिस्सा क्रेडिट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? राइट वाला हिस्सा क्रेडिट कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है। अकाउंट अकाउंट जो भी हमने पढ़े, जिसके अंदर हम एक ये अकाउंट है, ये एक बुक है। ठीक है, ये एक बुक है, इसमें लेफ्ट में डेबिट और राइट में क्रेडिट, लेफ्ट में डेबिट राइट में क्रेडिट लिखते हैं। ठीक है, और ये जो अकाउंट होता है इसको हम टी शेप बोलते हैं। ठीक है, हम इसको और आगे फर्दर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो ये अकाउंट है, इसके इस हिस्से को डेबिट, इस क्रेडिट। अभी मैंने थोड़ी देर पहले इसी अकाउंट का एक शेप बनाया था, इसी का देखो एक बढ़िया सा शेप बना हुआ है। इस बुक के लेफ्ट हिस्से को डेबिट और राइट को क्रेडिट बोलते हैं। यही हमारा क्या है प्यारे बच्चों? ये हमारा अकाउंट्स है। अब कुछ खर्चे जो होते हैं ना बच्चों, वो आउटस्टैंडिंग होते हैं। आउटस्टैंडिंग खर्चों का मतलब ऐसे खर्चे जो बकाया हैं, जो खर्चे हमारे बकाया हैं, ऐसे एक्सपेंस जो भी हमने नहीं भरे हैं, जो नहीं पे करे। इट इज एन एक्सपेंस दैट हैज बीन इनकर्ड, जो हो चुके हैं ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर बट हैज नॉट पेड, इट इज आल्सो ट्रीटेड एज करंट लायबिलिटी। जैसे मान लीजिए आपका पिछले 2-4 महीने का किराया बकाया है, आपने पैसे नहीं दिए, कोई खर्चा है जो आपने नहीं दिया है, तो आप इसको कह सकते हो बकाया खर्चा। बकाया खर्चा। ठीक है, बकाया खर्चा, जो खर्चा बकाया है इसको करंट लायबिलिटी कहते हैं, क्योंकि आपको उसको 1 साल के अंदर पे करना पड़ेगा। तो याद है ना करंट लायबिलिटी बच्चों, जो 1 साल के अंदर पे करती। तो जितने भी बकाया खर्चे होते हैं उसे हम 1 साल के अंदर पे करते हैं, इसलिए इसे कभी कभी करंट लायबिलिटी भी कहते हैं। फिर हमारा क्या है बच्चों? प्रीपेड एक्सपेंस, ऐसे खर्चे जो हम एडवांस दे देते हैं कभी कभी। जैसे हमने 1 साल का तो हमारा जो ईयर चल रहा है वो चल रहा है, हमने अगले साल के लिए भी खर्चे इस साल दे दिए हैं, तो इसे हम एडवांस कहते हैं और ये हमारी एसेट्स हो जाती है। देखो, कोई भी खर्चा अगर आप एडवांस दे देते हो तो आपकी वो क्या बन जाता है? वो आपकी एसेट बन जाता है। इट इज एन एक्सपेंस दैट हैज बीन पेड एंड एडवांस, जो आपने एडवांस दे दिया है और इसका जो बेनिफिट है वो आपको नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में मिलेगा। क्योंकि जैसे मान लीजिए 2025-26 चल रहा है, मैंने 2026-27 का जो रेंट है वो इसी साल दे दिया, तो अगले साल उसका बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो ऐसे खर्चे एडवांस होते हैं। फिर आता है आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो आप डेली एक्टिविटीज में जो सामान बेच के जो पैसा कमाते हो, सेल करते हो, वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है। ठीक है। अच्छा बच्चों, कॉस्ट ऑफ गुड्स क्या सोल्ड होती है? जब हम कोई चीज बनाते हैं ना बच्चों, जैसे हमने कोई सामान बेचा, तो इसको बनाया भी तो होगा, इसके लिए पैसे भी तो खर्च किए होंगे, उसको हम कहते हैं सीओजीएस, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। किसी भी चीज को बनाने के लिए खर्चा किया जाता है, इसी को क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब क्या हुआ? जो सामान बेच के पैसा कमाया, ये वैसे तो प्रॉफिट नहीं होता है, क्योंकि इसमें से आप इसे माइनस करना पड़ेगा। जब आप इस रेवेन्यू में से इस खर्चे को क्या करोगे? माइनस करोगे। आप इसमें से इसे माइनस करोगे तो आपका क्या आएगा? तब आपका आएगा प्रॉफिट। रिवेन्यू मतलब बेचा, पैसे आए, तो वो एक तरह की सेल हुई। और कॉस्ट ऑफ गुड्स क्या हो जाता है? डायरेक्ट कॉस्ट फॉर गुड्स सोल्ड। उसको बनाने के लिए जो खर्चा किया, तो आपने रिवेन्यू में से आपको अपने खर्चे घटाने होंगे, आपको क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिख भी दिया है। अगर आप अपने रिवेन्यू में से अपनी कॉस्ट हटा देते हो, जो सेल है उस सेल में से आप क्या माइनस कर देते हो? कॉस्ट। तो आपको क्या मिल जाता है? आपको मिल जाता है ग्रॉस प्रॉफिट या प्रॉफिट मिल जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, वन शॉट रिवीजन में चैप्टर फिनिश हो गया। एक छोटा सा काम कर देना मेरे प्यारे बच्चों, आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना है और आपको ये क्लास कैसी लगी, आपको क्लास के कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा, उसमें कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि नई वीडियो का आपको अपडेट मिलता रहेगा। टाइम टू टाइम ऑन टाइम वीडियो डलती रहेंगी। चलिए तब तक मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में।